करते हैं उनके बारे में क्या कहता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और यकीन कीजिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं माइनॉरिटीज के लिए जो पूरी दुनिया में किसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते, जो सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। और दुनिया का किसी और मुल्क में ये तीनों राइट्स इकट्ठे एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से राइट्स हैं, बात करेंगे उनके ऊपर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे किस तरह। हम समझेंगे इस सिनेरियो में कि माइनॉरिटी है क्या, और माइनॉरिटी राइट्स के लिए जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं तो उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और किसी और दीन को फॉलो करते हैं। हम जो सेक्ट हैं हमारे विद इन इस्लाम, जो सेक्टेरियन चीजें हमारे पास मौजूद हैं, उनके राइट्स के बारे में बात हम माइनॉरिटी राइट्स के डिस्प्यूट में नहीं करेंगे क्योंकि वो माइनॉरिटीज में नहीं आते, राइट। वो सेक्टेरियन हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक सेपरेट टॉपिक एग्जिस्ट करता है, उसको हम इसके अंदर कवर नहीं करेंगे। यानी अगर हजारा कम्युनिटी की बात कर ली जाए या और जितने भी हमारे पास जो सेक्टेरियन हमारे पास डिवाइड है, इस्माइलीज की बात कर ली जाए, ये सारे के सारे जो हमारे पास मौजूद हैं, जो सेक्टेरियन हमारे पास माइनॉरिटीज हैं, उनको हम इस टॉपिक में कवर नहीं करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक जो है वो होगा। हम इसमें कवर करेंगे सिर्फ माइनॉरिटी राइट्स को, उन माइनॉरिटी राइट्स को जो कि सिर्फ पाकिस्तान में उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करते हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, किसी और दीन को फॉलो करते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट जरा समझने की जरूरत है। ये पहला पॉइंट समझना था। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूं। अब स्टूडेंट गलती कहां पर करता है जब वो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करता है, जब वो माइनॉरिटीज पे बात करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं, उस सिनेरियो से आपको पूरे का पूरा आर्गुमेंट एक समझ आएगा जो मैं आपके सामने रन करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 8 to 28, ये वो आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स को डील करते हैं। फंडामेंटल राइट्स किसके? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक हो गया। हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स पे बात कर रहे हैं। अभी मैंने ये कहीं नहीं बताया आपको कि इसमें माइनॉरिटी के राइट्स कहां पर हैं, इसके अंदर मुस्लिम्स के राइट्स कहां पर हैं। लिखा हुआ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कौन से हैं जी? आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, राइट। अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान के अंदर 2 लोग हैं और इनके मैं रिलीजन पर बात ना करूं, तो क्या ये सारे के सारे राइट्स जो 8 to 28 हैं ये इन 2 लोगों को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि 8 to 28 में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये मुस्लिम्स के राइट्स हैं या नॉन मुस्लिम्स के राइट्स हैं। इसका मतलब वहां पर लिखा हुआ है कि ये इंडिविजुअल के राइट्स हैं, ये लोगों के राइट्स हैं, ये सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान के राइट्स हैं। और सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 8 to 28, ये जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं, ये माइनॉरिटी के राइट्स भी हैं और मुस्लिम्स के राइट्स भी हैं। ये इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान के राइट्स हैं, ये सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान के राइट्स हैं। ये मतलब नहीं है कि 8 to 28 में जितने राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर राइट टू लाइफ है, जिसके अंदर राइट टू आपके पास एजुकेशन है, जिसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल है, जिसमें राइट जो फ्रीडम जो है वो टू एक्सप्रेस योरसेल्फ है, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये वो राइट्स हैं जो इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान के राइट्स हैं। इसमें माइनॉरिटीज को सेपरेट नहीं किया गया और मुस्लिम्स को सेपरेट नहीं किया गया। यानी कि ये वो राइट्स हैं जो मुसलमानों के और नॉन मुस्लिम्स के इकट्ठे हैं, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा राइट्स आगे मिलते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल जो आपके पास माइनॉरिटीज हैं उनके हैं। यानी जो इसके अलावा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग राइट्स लिखे हुए माइनॉरिटीज के लिए, वो माइनॉरिटीज को सिर्फ मिलेंगे, वो मुसलमानों को नहीं मिलेंगे। यानी जो आर्टिकल, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज को मिलेगा, ये मुस्लिम को राइट नहीं मिलेगा। यानी कि अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से माइनॉरिटीज के पास राइट्स ज्यादा हैं, मुसलमानों के पास राइट्स कम है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमारे राइट्स तो यहां से लेकर यहां तक महदूद हैं, यहां से यहां तक महदूद हैं।
ठीक हो गया। इसके बाहर के जो राइट्स हैं, जो एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं, वहां पर स्पेसिफाई किया जाता है कि ये माइनॉरिटीज के राइट्स हैं। लेकिन 8 to 28 में ये मेंशन नहीं किया गया कि ये माइनॉरिटीज के हैं या किसी और के हैं, कहा गया है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के राइट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनॉरिटीज के राइट्स जो हैं कंपैरेटिवली राइट्स जो आपके पास मुस्लिम्स के एग्जिस्ट करते हैं उससे ज्यादा हैं। अच्छा, क्या ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है? नहीं, ये ज्यादती नहीं है, ये जरूरत है। अब जरूरत क्या है इसको अंडरस्टैंड करो। एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वालिटी का, एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विटी का। इक्वालिटी होती है बराबरी, इक्विटी होती है जरूरत के हिसाब से उस किसी को उसका हिस्सा दे दिया जाए जितनी उसको जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अब हम दो लोग मौजूद हैं कमरे के अंदर, दोनों भूखे, राइट, और हमारे पास दो रोटियां मौजूद हैं, एक मैंने खा ली और एक मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा उसने खा ली। ये इक्वालिटी है, एक उसको मिल गई, एक मुझे मिल गई। अब हम दो लोग कमरे में बैठे हुए हैं, दो रोटियां हमारे पास मौजूद हैं, मैंने खाना खा लिया हुआ है, मेरे दोस्त को भूख है, अब वो दो रोटियां उसको मिल जाएंगी। ये इक्विटी है कि उसकी जरूरत के हिसाब से उसको वो चीज मिल जाए। मेरे साथ जाती नहीं हुई क्योंकि मेरी जरूरत ही नहीं थी। जब मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मेरी उसको जितनी ज्यादा जरूरत थी उसको उसकी जरूरत दे दी गई, उसके मुताबिक पूरा कर दिया गया। कॉन्सेप्ट इक्विटी का होता है और इक्वालिटी का होता है। सिस्टम के अंदर आपको कभी कभार अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनको राइट्स नहीं मिल रहे होते प्रॉपर। अब लेट मी गिव यू एग्जांपल, एक और देख लें। आप ऐसा कर दें, कोटा सिस्टम खत्म कर दें पाकिस्तान से, यानी कि आप कहें कि बलोचियों के लिए कोई कोटा नहीं है, सिंधियों के लिए कोई कोटा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए कोई कोटा नहीं है। सीएसएस के अंदर जनाब ओपन मेरिट पर तमाम के तमाम एलोकेशन होंगी। मुझे बता दीजिए एलोकेशन सबसे ज्यादा कौन लेकर जाएगा? पंजाब के लोग लेकर जाएंगे एलोकेशन, क्योंकि यहां पर आप म्यार तालीम की बात कर लें, यहां पे जो पासिंग रेशियोज की बात कर लें, तो आप कह के नहीं जी वो जो पंजाब के लोगों को कम सीट्स देते हैं बाकियों को ज्यादा देते हैं, वो पास भी इतने नहीं होते, तो ये तो जाती है। नहीं, जाती नहीं, ये उन लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, इसीलिए उनको वो राइट्स दिए जाते हैं। तो कभी कभार इक्वालिटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको फैसला इक्विटी की बेस पर करना पड़ता है। आपको कभी कभार इक्विटी की बेस पर चीजें करने की जरूरत होती है, और हम हर जगह इक्वालिटी को लेकर आते हैं। जरूरत के हिसाब से जो चीजें होती हैं वो राइट्स प्रोवाइड करना इक्विटी होता है। अब अगर आप जरूरत के हिसाब से प्रोवाइड नहीं करते, भाई बात ये है कि अब हम एक कमरे में, आपको एग्जांपल इसे सादी एग्जांपल और समझ लेते हैं, कोई और एग्जांपल हम इसके अंदर से ले आते हैं। दो लोग कमरे के अंदर मौजूद हैं, राइट, दो लोग कमरे के अंदर मौजूद हैं, या फॉर एग्जांपल इस तरह का हिसाब लगा लें कि मेरे पास एक मार्कर ये मौजूद है और दूसरा मेरे पास ये ग्रीन और ब्लैक मार्कर, ये हमारे पास दो मौजूद है, राइट, दो मार्कर मेरे पास मौजूद है, दो बंदे बैठे हुए, मार्कर उसने ले लिया, एक मार्कर मैंने ले लिया, इक्वालिटी हो गई। लेकिन एक मुझे मार्कर की जरूरत नहीं है, मैं वैसे आपको पढ़ा लूंगा, या अगर एक बंदा है दूसरा कहता है यार मुझे ग्रीन मार्कर चाहिए और एक ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, ये इक्विटी होगी कि मैं उसको दे दूं। इक्वालिटी होती है, एक मैं रखता एक वो रखता। तो कभी कभार राइट्स जो होते हैं वो इक्विटी की बेस पर देने की जरूरत होती है। सिस्टम के अंदर कभी कभार सप्रेस्ड क्लासेस को आपको उनकी जरूरत के मुताबिक राइट्स देने पड़ते हैं। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एनएफसी अवार्ड है पाकिस्तान में, एनएफसी अवार्ड आता है। अब एनएफसी अवार्ड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है? अगर इक्वालिटी की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 100 रुपया है गवर्नमेंट के पास, वो 25 रुपए पंजाब को दे दे, 25 सिंध को दे दे, 25 बलूचिस्तान को दे दे और 25 खैबर पख्तूनख्वा को दे दे, ये तो जनाब बराबरी हो गई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जरूरतें फर्क हैं पंजाब से, सिंध की जरूरियात फर्क हैं, बलूचिस्तान की फर्क हैं। तो इसीलिए इक्विटी की बेस के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि जितनी जरूरत है। अब इसी पॉइंट को ले आइए यहां पर, जो राइट्स की बात हम करते हैं ना माइनॉरिटीज के लिए, वो हम इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात नहीं करते, हम इक्विटी ऑफ राइट्स की बात करते हैं कि माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत के हिसाब से राइट्स दिए जाएं। अगर जो राइट्स, यहां पर तो इक्वालिटी है ना, देखें यहां पर तो इक्वालिटी है, 8 से 28 तक इक्वली मुसलमानों को भी मिल रहे हैं, इक्वली नॉन मुस्लिम्स को भी मिल रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा आर्टिकल है जो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को मिल रहा है। क्यों? उनकी जरूरत ज्यादा है, इक्विटी। दूसरी पे आ जाए, 10 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज के लिए जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर उन्होंने पक्की कर दी कि नेशनल असेंबली के अंदर 10 माइनॉरिटीज की जो सीट्स हैं ये उनका कोटा हो गया। इसका ये मतलब नहीं है
कि जो बाकी 272 जनरल सीट्स हैं उस पर माइनॉरिटीज नहीं आ सकती, वो लड़ सकती हैं इलेक्शन इसके ऊपर। हो सकता है 272 के 272 पे माइनॉरिटीज ही जीत जाएं, जनरल इलेक्शन है ना। लेकिन जो अगली 10 सीटें होंगी जो कोटे की हैं उस पर फिर मुस्लिम नहीं आ सकते, क्योंकि वो कोटा मखसूस ही माइनॉरिटीज के लिए, उस पर भी माइनॉरिटीज ही आएंगी। राइट, एक और एग्जांपल ले लें, एफपीएससी के अंदर 10% कोटा होता है लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए 10% कोटा है। एंड के ऊपर फॉर एग्जांपल 10 सीटें बच गई हैं, 10 सीटें बच गई हैं, 10 लड़के पास हैं, 10 लड़कियां पास हैं। इक्वालिटी क्या हो, बराबर बराबर मिल जाए जनाब, लेकिन क्योंकि कोटा सिस्टम हुआ है वो 10 की 10 लड़कियों को मिल जाएगी, लड़कों को नहीं मिलेंगी। तो बात यह है कि सिस्टम के अंदर कभी कभी आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है किसी एक स्पेसिफिक क्लास को, किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को उसके राइट्स देने के लिए। माइनॉरिटीज का भी यही काम मसला है पाकिस्तान के अंदर, कि हम माइनॉरिटीज के लिए हमेशा से इक्वल राइट्स की बात करते हैं कि ये माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और भाई इक्वल राइट्स तो दे दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने 8 से 28 तक। हमें इक्विटी ऑफ राइट्स पर बात करनी है माइनॉरिटीज के लिए, कि जितनी उनकी जरूरत है उसके हिसाब से उनको राइट्स प्रोवाइड किए जाए। यानी ये तो मिल ही रहे हैं उनको 8 to 28, इसके अलावा जो उनको जरूरत है उसको भी पूरा किया जाए। आप कहेंगे जनाब ये तो फिर जाती हो जाएगी, मुसलमानों के साथ जाती नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा है, वो सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, आप एक दूसरे सिस्टम में रह रहे हैं, उनकी जरूरत डिफरेंट है, उनको डिफरेंट राइट्स में प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को जहन के अंदर रखकर आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। यानी जब हम माइनॉरिटी के राइट्स पे बात करेंगे, हम 8 to 28 के आर्टिकल्स को भी देखेंगे, इसके अलावा जो आर्टिकल्स माइनॉरिटीज के पास राइट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको भी देखेंगे, और फिर मैं एंड पे आपको 3 वो राइट्स भी बताऊंगा जो राइट्स सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया जी? लेट अस स्टार्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे पहले, और फिर इसके बाद हम चलेंगे करंट डेवलपमेंट के ऊपर। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आप लोगों को? Is these 2 points clear? Are these 2 points clear? ये क्लियर है जी? अब चलें जी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देख लीजिए माइनॉरिटी राइट्स के लिए। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम हिंदू, जो हमारे पास कोऑपरेशन थी, मुस्लिम हिंदू यूनिटी थी, उसके नाम से भी याद रखते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सरोजिनी नायडू ने बड़ा ओपनली कहा था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक ऐसी बात जिसको बहुत से लोग उनको हाईलाइट नहीं करते, वो आर्गुमेंट ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज आल्सो द एम्बेसडर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। एम्बेसडर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने फ्रीडम मूवमेंट पर काम शुरू किया था तो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर वो माइनॉरिटी राइट्स पर काम करते थे, मुसलमानों के साथ साथ वो तमाम माइनॉरिटीज के ऊपर भी काम करते थे। आप 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन है, जिसको बाद में कांग्रेस ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया, वैसे तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी नहीं, वो तो लाहौर रेजोल्यूशन थी, उसको अगर आप देख लीजिए, पढ़िए, उसके टोटल 4 पैराग्राफ हैं, 400 वर्ड हैं टोटल पूरे उसके। उसमें से जो चौथा पैराग्राफ है अगर आप उसको पढ़िए, उसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एडिक्वेट राइट्स फॉर माइनॉरिटीज की बात करते हैं। वो कहते हैं एडिक्वेट राइट्स फॉर माइनॉरिटीज इन कंसल्टेशन विद देम। वहां पर लफ्ज मुस्लिम नहीं लिखा जाता, वहां पर माइनॉरिटीज की बात की जाती है कि यहां पर माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएंगे। मुसलमानों के राइट्स पे बात नहीं हो रही, माइनॉरिटी के राइट्स पे बात हो रही। आप उठाकर देख लीजिए दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927 का, कि जिसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने ओपनली बात की थी कि अगर किसी प्रोविंशियल असेंबली में 3/4 मेजॉरिटी ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी किसी बिल को रिजेक्ट कर दे तो वो बिल पास नहीं हो सकता। वो किसी भी माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, वो कहते थे 3/4 मेजॉरिटी ऑफ एनी माइनॉरिटी, कोई भी, उसमें सिख भी आ जाते थे, उसमें मुसलमान भी आ जाते थे, उसमें क्रिश्चियंस भी आ जाते थे, सब आ जाते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हम एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो कहते हैं, लेकिन एम्बेसडर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, बहुत बड़े एम्बेसडर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स वो एग्जिस्ट करते थे। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। 11 अगस्त, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 11 अगस्त
1947 को जब पाकिस्तान की जो कानून साज असेंबली है, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसकी जब पहली मीटिंग हुई थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली मीटिंग के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर, एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अपनी पहली स्पीच के अंदर जो 2 पैराग्राफ्स बोले थे, इंतहाई खूबसूरत पैराग्राफ, क्लियर कर देते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को माइनॉरिटी राइट्स के लिए। वो पैराग्राफ्स में मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोलते हैं, सुनिए। वो कहते हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, you are free to go to your mosques or any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of the state. Open राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के लिए ओपन बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। एक और जगह भी इसी के साथ नीचे वो क्या कहते हैं, नाउ आई थिंक वी शुड कीप दैट इन फ्रंट ऑफ अस एज आवर आइडियल, एंड यू विल फाइंड दैट इन कोर्स ऑफ टाइम दैट हिंदूज वुड सीज टू बी हिंदूज and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as the citizens of Pakistan. हम political sense as a citizen of Pakistan के अंदर हिंदूज को हिंदूज के तौर पे डील नहीं करेंगे, उनको इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान के तौर पे डील करेंगे। मुस्लिम्स को एज अ मुस्लिम डील नहीं करेंगे, एज अ इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान डील करेंगे, राइट। क्रिश्चियंस को एज अ क्रिश्चियन डील नहीं किया जाएगा, सिखों को एज अ सिख डील नहीं किया जाएगा, एज इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान डील किया जाएगा। इसीलिए ये राइट्स जो आपके पास 8 to 28 में हमने लिखे थे, वो इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान के राइट्स हैं। वो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, क्योंकि ये आपका बेसिक जो आइडिया, जहां से आप स्टार्ट हुए हो, पूरा पाकिस्तान जहां से स्टार्ट हुआ है, ये बेसिक आइडिया वहां से जनरेट हुआ है कि जनाब यहां पर आपको माइनॉरिटी को राइट्स देने पड़ेंगे। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पहली बात जो है, इट्स नो मोर देन अ मिरेकल। ये यकीन कीजिए कि इट्स अ बिग मिरेकल जो पाकिस्तान जो है आपके पास जो है मार्ज़े वजूद के अंदर आता है। लेकिन उसके अंदर जब मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स विल बी प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब है कि योर एसेंस, योर बेस वाज ऑलरेडी सेट ऑन द 11th of August 1947 के जब आपकी मीटिंग हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जहां पर कहा गया कि यहां पर जो है माइनॉरिटी को राइट्स दिए जाएंगे। उसका मतलब कि बेसिस आपकी बिल्कुल सेट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, उसमें माइनॉरिटीज को जो राइट्स हैं, वो हमें पता है और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो माइनॉरिटीज को कितने राइट्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ये वही मुल्क है कि जहां से आपने अब इसको बनने से पहले, यानी 14 अगस्त को जब ये आजाद हुआ, उसके बनने से 3 दिन पहले जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई, तो वहां पे भी माइनॉरिटी राइट्स के लिए बात की गई और ये एक सारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ये वो मुल्क है कि जिसके फाउंडिंग फादर ने हमेशा से माइनॉरिटी राइट्स के लिए बात की, लेकिन हम जो आजकल कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। खैर, बात इसको देखेंगे, सोल्यूशंस भी देखेंगे इसके सारे के सारे, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर आप जो है वो 1927 के दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स को भी लिख सकते हैं। आप इसके बाद जो है वो 11th August 1947 की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसके अंदर स्पीच की थी, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर, कि माइनॉरिटीज के लिए जो राइट्स हैं वो हमेशा से द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान के ज़हन के अंदर थे कि माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सारे के सारे सिनेरियो में। अब आते हैं, बात करते हैं द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान के अंदर, कि हमारे पास इस मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए कौन कौन से राइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें से कुछ राइट्स जो हैं अब लिखते जाएंगे, इनको जरा आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वो कौन कौन से राइट्स जो हैं आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम देखते जाएंगे जी इंशाल्लाह साथ साथ। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट जी। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, यानी कि अब हम डील कर रहे हैं माइनॉरिटी राइट्स को। माइनॉरिटी राइट्स इन पाकिस्तान कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स कह लें या इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप बना लें जी, कौन कौन सी लिस्ट है हमारे पास। नंबर 1 जी, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डील करता है आपके पास सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन को। सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, इट इज द जॉब of the state to provide the security to every individual in Pakistan irrespective of their caste, creed or religion. Caste, creed and religion, right? 11th August 1947. It is the responsibility of the individuals
in responsibility of the state to provide the security to the individuals in Pakistan irrespective of their caste, creed or religion. इसके अंदर minorities भी आती हैं, इसके अंदर Muslims भी आते हैं. तो पहला right minorities का क्या है कि they should be provided security. और सिक्योर जो है माइनॉरिटीज हैं इस मुल्क के अंदर. हमारे पास जो है वो इतने वाकयात जो हैं आते हैं कि जिसके अंदर माइनॉरिटीज को बगैर कोई राइट प्रोवाइड किए उनको मार दिया जाता है या उनको उनके राइट्स को सप्रेस कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द डे. खैर, ये पहला आर्गुमेंट आपके ज़हन के अंदर आना चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट राइट दैट द माइनॉरिटीज हैव इन पाकिस्तान इज द राइट ऑफ सिक्योरिटी. They should feel secure as a citizen of Pakistan. They should not feel secure as a Christian, as a Sikh, as a Hindu, or any other religion that they follow. They should feel secure being the citizen of Pakistan. आर्टिकल 9 पे बात हो रही थी. अब आते हैं जी आर्टिकल 10 के ऊपर. आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जी सेफ गार्ड from arrest or detention. Safeguard from arrest or detention. आपको बगैर किसी वजह के अरेस्ट नहीं किया जा सकता. और अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो विद इन 24 आवर्स ये आपका राइट है कि आपको किसी अदालत में पेश किया जाए. 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अदालत में पेश किया जाए. अगर आपको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा तो आप ये राइट्स आपके राइट्स की वायलेशन या आपके राइट्स की वायलेशन इसमें तमाम भी आते हैं. इसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, इसमें मुस्लिम्स भी आते हैं. राइट. तो पहली बात ये है कि इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन जो है, इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन, वो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है कि जिसके अंदर आपको बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है. बगैर वारंट के वो सिनेरियो है कि जब आपकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को कोई मसला हो, आपकी वजह से, मतलब आपकी प्रेजेंस से, या आप कोई फॉर एग्जांपल इश्तिहारी हो गए, करार दे दिया गया है आपको, या कोई भी मसला हो गया है आपका, किसी वजह से आपका जो है आपकी प्रेजेंस जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को जो है चैलेंज कर रही है, तब जो है आपको बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है. वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो कानून के अंदर लिखा गया है कि इतने स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ज्यादा देर के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता. वो मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 माह का रखा गया है कि मैक्सिमम भी आपको जो डिटेन किया जा सकता है वो 3 मंथ्स के लिए डिटेन किया जा सकता है. लेकिन बात करने की ये है कि इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिटेड है और आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता. अगर वो कर भी लें किसी वजह से और आपको वारंट्स उनके पास हैं अरेस्ट करने के, तो कोई क्राइम आपने कमिट किया है वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं. लेकिन ये आपका राइट है, इवन दो आप क्रिमिनल हैं, एक्यूज्ड हैं, आप एक्यूज्ड हैं, क्रिमिनल नहीं है, एक्यूज्ड हैं, तो इसका मतलब आपका राइट है कि विद इन 24 आवर्स आपको किसी अदालत के अंदर पेश किया जाए. अगर इतवार का दिन भी मौजूद है तो तब भी पेश किया जाए. मतलब आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पेश किया जाए एक अदालत के अंदर, ताकि आपका रिमांड ले लिया जाए कि आपको लीगली तौर पे जो है वो अरेस्ट कर सकें, डिटेन कर सकें 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, कि जिसके अंदर वो फॉर एग्जांपल आपको वो जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. वो राइट उनको लेना पड़ेगा अदालत से जाकर. ये होता है आर्टिकल 10 सेफगार्ड फ्रॉम अरेस्ट और डिटेंशन. आर्टिकल 10A ये आता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल. राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ फेयर ट्रायल ये आर्टिकल 10A है. 10A, ये 10A आपको खुद ही पता चल जाएगा 10A, क्योंकि ये अमेंडमेंट हुई थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. 18th अमेंडमेंट हुई थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 10A तब ऐड हुआ था पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स के अंदर. इसका मतलब है राइट टू फेयर ट्रायल. आपको फेयर ट्रायल प्रोवाइड किया जाएगा. इट इज योर राइट दैट यू शुड बी प्रोवाइडेड अ फेयर ट्रायल. यानी आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपने आप को सच्चा साबित कर लें, आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर लें. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको सप्रेस करके कोर्शन के जरिए यानी फोर्स के जरिए आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, या आपको जो है बाय फोर्स कुछ जो है आपके बारे में किया जा रहा है, आपका ट्रायल आपका नहीं हो रहा,
तो it is the violation of your right, that is article 10A. So it is your right that you should be provided the right of fair trial, और right of fair trial जो है वो आपके पास ultimately जो है वो आपका right है, even though you have been accused of a specific crime, वो किसी भी क्राइम के अंदर आप अक्यूज्ड हैं। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पाकिस्तान के अंदर ये फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि आपको अगर निचली अदालत से कोई सजा मिल गई है, तो यानी आपको निचली अदालत से सजा मिल गई है, आप ऊपर जा सकते हो, ट्रायल कोर्ट से ऊपर आ सकते हो, ट्रायल कोर्ट से ऊपर आ गए हो, फिर आपकी सजा बरकरार हुई है, हाई कोर्ट में आ जाओ, हाई कोर्ट से सजा बरकरार हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी सजा को बरकरार रखा है, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हो, पार्डन की रिक्वेस्ट कर सकते हो, माफी की रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे राइट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन अगर कहने का मकसद ये है कि आपको कोई राइट इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, राइट, तो ये फिर आपके राइट ऑफ फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। इवन दो आप अक्यूज्ड भी हो, इवन दो आप जो मर्जी हो, आपको सजा हो भी गई है निचली अदालत से, ये आपका राइट है कि आपको जो है ऊपर जो है अदालत के अंदर आपको राइट ऑफ फेयर ट्रायल मिले, आपको प्रॉपर जो है ऊपर अपनी अपील करने का मौका जो है प्रोवाइड किया जाए। और ये भी आपके पास राइट ऑफ फेयर ट्रायल के अंदर लिखा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता आप इस काबिल नहीं हैं कि आप अपना को वकील कर सकें, तो गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड करती है कि चलें जी आप वकील ले लें और आपके बिहाफ के ऊपर केस लड़ लेगा। ये आपका राइट ऑफ फेयर ट्रायल है इन एनी केस। आप जिस मर्जी जुर्म के अंदर जो है आपको गिरफ्तार किया गया है, इट इज योर राइट दैट यू शुड बी गिवन अ फेयर ट्रायल। 3 हो गया जी। चौथे नंबर पे आ जाएं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट, आर्टिकल 12 पे आ जाएं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है? एनीवन जी, व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट? किसी को आइडिया हो, किसी को पता हो, ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है? क्रूअल नहीं, डबल पनिशमेंट नहीं होती। डबल पनिशमेंट दूसरी है, वो आपके पास दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल 13 डील करता है। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जब क्राइम होगा तभी पनिशमेंट दी जाएगी, हैं? जब क्राइम होता तभी पनिशमेंट दी जाती है यार, कि पहले ही दे देते हैं पनिशमेंट वो। पनिशमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मतलब होता है कि आपको, सुन लें, आपको जी बिल्कुल ऐसे ही कि यू कैन नॉट बी गिवन अ पनिशमेंट, यू कैन नॉट बी गिवन पनिशमेंट फॉर द एक्ट दैट you cannot be given the punishment for the act that you committed when it was not a crime। जब वो क्राइम नहीं था कोई एक्ट ऐसा, तो उसके ऊपर आपको सजा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लीजिए, आप आज इशारा तोड़ दें जी, आप वो सड़क पे लगा हुआ, ठीक है जी, आप इशारा तोड़ के निकल गए हैं और ये अभी क्राइम नहीं है, इस पे कोई सजा नहीं है, इस पे चलान नहीं है। अब जी कल से उन्होंने लॉ बना दिया कि जनाब ये चलान होगा जनाब जो इशारा तोड़ के जाएगा। अब इसके ऊपर ये नहीं होगा कि जनाब आपने कल इशारा तोड़ा था तो आज आप उसका चलान पे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जिस टाइम आपने वो एक्ट कमिट किया है, अगर उस टाइम वो क्राइम है तो तभी आपको सजा मिलेगी, वरना आपको सजा नहीं मिल सकती। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये बेसिकली आपके पास होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, एन एक्ट दैट वाज नॉट पनिशेबल, एन एक्ट that was not punishable when it was committed, an act that was not punishable when it was committed। ठीक है जी, तो ये उसके ऊपर आपको सजा जो है बेसिकली नहीं दी जाती जी। काइट फ्लाइंग इज अ क्राइम, नाउ इट वाजंट इन द पास्ट, सो वी कांट बी पनिश्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स इन द पास्ट। जी बिल्कुल, वो कहें जनाब आपने पास्ट के अंदर जनाब गुड़ियां उड़ाई हैं, हमने देखा था आपको सीसीटीवी फुटेज के अंदर कि आप जनाब वो छत पे जाके गुड़ियां उड़ा रहे थे, तो आपने पास्ट में गुड़ियां उड़ाई हैं तो आपको अब सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा एक्ट जो उस टाइम क्राइम ना हो, जिस टाइम आपने वो कमिट किया हो, आपको उस चीज के बारे में सजा नहीं दी जा सकती, राइट। ये आपके पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है, क्योंकि
लॉ के बारे में जरा समझ लीजिए, लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब बाद में अप्लाई होगा। प्रोस्पेक्टिव, 12 बजे पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद 2 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी। अब वो दो जो प्राइस बढ़ी है वो 12 बजे के बाद बढ़ी है। अगर आपने 11 बजे पेट्रोल डलवाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको फोन करेंगे कि सर आप पेट्रोल डलवा के गए थे तो प्राइस बढ़ गई तो 2 रुपए वापस करेंगे आके हमारे और दे हमें, ऐसा नहीं होगा। तो जिस टाइम वो होगा उसी टाइम वो इंप्लीमेंट होगा। क्लियर हो गया जी? आर्टिकल 12 आपके पास आ गया। इसके अलावा आपके पास दूसरा जो है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 वैसे तो पहले आना था, वो स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर है। स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, जिसके अंदर आपके पास ह्यूमन राइट्स ट्रैफिकिंग भी आ जाती है, सॉरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ गई आपके पास। और इसी के अंदर भी स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, इसी में लिखा हुआ है कि नो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 इयर्स, नो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 इयर्स कैन बी जो है वो मेड हाउस हेल्प, या उसको काम पे नहीं लगाया जा, उसको जो है वो नौकरी पे नहीं लगाया जा सकता, और अगर कोई रखेगा वो वायलेशन करेगा लॉ। 14 साल से कम उम्र बच्चे को, यू कैन नॉट have a child less than 14 years of age as your house help या as anyone, जो कि आप उसको जो है फोर्स लेबर नहीं करवा सकते उससे, और जो उसकी वायलेशन करेगा, जो उसको ऐसा करेगा वो उसकी वायलेशन करेगा। तो ये आपके पास आर्टिकल 11 स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, और आपके पास ये इसके अंदर बकायदा तौर पे आर्टिकल में लिखा हुआ है एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स, 14 ईयर से नीचे जो है वो नहीं आ सकता आपके पास। ठीक हो गया जी? आर्टिकल 9, 10, 10A, 11, 12, आर्टिकल 13 आ जाते हैं जी। इवन इफ वी पे देयर पेरेंट्स, यू कैन नॉट जस्टिफाई द एक्ट कि भाईजान आप पैसे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जनाब आप ठीक काम कर रहे हैं। आप सूद लें और सूद लेके करें क्या? सूद लेके लोगों को बांटना शुरू कर दें, अपने पास ना रखें, सूद बांटना शुरू कर देंगे। सर मैं तो सूद बांट रहा हूं, ये जो चीज गलत है वो गलत है। वो उसके बाद आप जो मर्जी कर रहे हैं उस पैसे से, राइट, तो वो अल्टीमेटली आपके पास वो गलत ही चीज है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे किसी चीज को, जो गलत है वो गलत, कि जी ये चीज तो सर वो ठीक है, वो सोर्स तो उसका गलत है, लेकिन सर देखिए मैं आगे तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास एग्जिस्ट करता है, कॉमन तो है सोसाइटी के अंदर, लेकिन बात करने की ये है कि हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, कुछ ऐसी माशरे में भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि यार ये गलत है, हमें पता ही नहीं है। चलो माइनॉरिटीज को तो उनके बेचारों के राइट्स पता ही नहीं है, हमें अभी अपने राइट्स नहीं पता, हमें राइट्स तो चले छोड़, दूसरी बात है ऑब्लिगेशंस भी नहीं पता हमें अपनी, कि ये हमारी ऑब्लिगेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, सारी की सारी चीजें, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, वो ऑब्लिगेशंस भी पूरी करने की जरूरत होती है, और राइट्स भी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, राइट्स आप ओपनली तब मांग सकते हैं, ये बात याद रखिएगा जहन के अंदर, ये बेशक आप वायलेशन भी करें लॉज की, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन जमीर के अंदर ये बात आपके जहन में जरूर होनी चाहिए, जमीर आपका जरूर मलाल करेगा इस चीज के ऊपर, गौर से सुनिएगा। राइट्स आप तब प्रॉपर डिमांड कर सकते हैं जब आप अपने प्रॉपर ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हो। इफ यू आर नॉट प्रॉपरली फुलफिलिंग योर ऑब्लिगेशंस, यू डोंट हैव एनी राइट्स कि आप राइट्स को मानना शुरू कर देंगे, जनाब राइट्स हमें आप दे दें। ऑब्लिगेशन को छोड़ें सर, ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करनी हमने, राइट्स जो है वो हमारे होने चाहिए पूरे एट द एंड ऑफ द डे। आपके राइट्स आपको तब मिलेंगे, ये आपका हक भी है, आपके राइट्स आपको तब मिले जब आप उसके साथ साथ अपनी ऑब्लिगेशंस भी पूरी कर रहे हैं। और अगर आप अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहे और सिर्फ बैठ के खा रहे हैं और अपने राइट्स को मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आप वायलेशन कर रहे हैं। बेशक आप मांगते रहें, कोई अब कहेगा कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर खाते पता होगा आपको कि मैं गलत कर रहा हूं ऐसे जी। ऑब्लिगेशन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी ऑब्लिगेशन है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि कोई चीज हमारे पास जो हमारी पावर के अंदर आती है, जो हम कुछ जिसके बारे में कुछ कर सकते हैं उसके बारे में करें। हमने कल वाटर इश्यूज के बारे में पढ़ा था, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स हैं, ये कोई आपके जो है वो कम से कम आपने 14 जमातें तो पढ़ी ना यार, इसलिए तो सीएसएस कर रहे हो। ये आपकी और मेरी ऑब्लिगेशन है कि जहां पे कोई चीज गलत हो रही है, हमारे पास इतनी पावर है कि हम उसको रोक सकते हैं,
उसको कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज गलत है। लेकिन हमारे जहन के अंदर मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई नहीं सुनेगा। ये हमने पहले ही अज्यूम कर लिया हुआ कि हमारी कोई नहीं सुनेगा, राइट? तो आप उनको कहें, अगर वो नहीं चीज फुलफिल होती, खत्म हो गई बात। आपका काम था कहना, आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है। जहां पर हाथ से रोक सकते हैं हाथ से रोक लें, जहां से आप जुबान से रोक सकते हैं जुबान से रोक लें, और नहीं भी रोक सकते तो दिल में बुरा जान लें। किसने कहा था? रसूल ने कहा था। हदीस है आपके पास कि जिस चीज को हाथ से रोक सकते हो रोक लो, जुबान से रोक सकते हो रोक लो, नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा जान लो कि हाँ यार ये बुरी चीज है, ये गलत चीज है। तो हम अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते और हम सबसे आगे होते हैं राइट्स लेने के लिए कि जनाब हमारे राइट्स हमें दे दें, अपनी ऑब्लिगेशंस तो हमने पूरी नहीं करनी। राइट्स आपको तब मिलेंगे सारे पाकिस्तान को जब अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे होंगे। और हर बंदे को अंदर खाते पता होता है, मुझे भी पता है और मेरा ख्याल है बाकी पूरे पाकिस्तान को भी पता होगा कि कितनी ऑब्लिगेशंस हम फुलफिल करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपनी ऑब्लिगेशंस तब जब हम फुलफिल करेंगे तब हमारा पूरा राइट है निकल के हम अपना जो है राइट मांगे। ये इलेक्शन करने के लिए हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम जाके वोट डालें। 50% हमारा टर्नआउट होता है, 50% लोग वोट नहीं डालते और फिर जनाब कहते हैं जनाब गवर्नमेंट करप्ट हो गई, पता नहीं इमरान खान को कौन ले आया, पता नहीं जरदारी को कौन ले आया, पता नहीं नवाज शरीफ को कौन ले आया। भाईजान आप हिलते जाके वोट डालते तो ये ना आता, आप किसी और को डाल लेते वोट। नहीं, हमारे एक वोट से क्या होना है? बाकी 50 ने भी यही सोचा था कि हमारे एक वोट से क्या होना है, वो सारे सोच के जनाब वो आगे से आगे चले पड़े। तो बात ये है कि आप अपनी ऑब्लिगेशंस तो हम फुलफिल कर नहीं रहे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहे और राइट्स लेने के लिए हम सबसे आगे होते हैं कि जनाब ये हमारे राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। राइट्स एग्जिस्ट करते हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन भाई ऑब्लिगेशंस भी होती हैं साथ साथ, सिर्फ राइट्स पे नहीं जिंदा रहना होता, ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल करनी होती हैं आपने। खैर आर्टिकल 13 पे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। इसको लीगल जुबान में डबल जोपर्डी भी कहते हैं। डबल जोपर्डी, JEOPARDY, डबल जोपर्डी। तो डबल जोपर्डी का मतलब क्या है? डबल पनिशमेंट का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट बी गिवन पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस। आपको एक क्राइम की दो दफा सजा नहीं मिल सकती। अगर आपको एक दफा सजा मिल गई है तो आपको वो दोबारा सजा उसकी नहीं मिल सकती। कि फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जनाब आपको एक दफा सजा मिल गई लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि आपको सजा कम मिली है, ठीक है, अब आपको दोबारा सजा मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। यू कांट बी गिवन पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस। ये आपके पास प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट के हमारे पास आर्टिकल जो एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसको डील करता है। ठीक है जी। आर्टिकल 14, इनवॉयलेबिलिटी, inviolability of the dignity, inviolability of the dignity of individual। Article 14 of the Constitution of Pakistan। अब आपको ये चीज आर्टिकल समझ लग के आपको जी इन सम ऑफेंसेस फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट इज इंपोज्ड, इज इट कंसिडर्ड? नो, उसको तो लॉ में लिखा हुआ है कि फाइन भी इंपोज हो सकता है और पनिशमेंट भी इंपोज हो सकती है, या दोनों इंपोज हो सकती हैं। ये लॉ में लिखा हुआ होगा। अगर लॉ में लिखा हुआ है तो फाइन और पनिशमेंट दोनों इंपोज होंगी। अगर लॉ में नहीं लिखा हुआ तो एक चीज इंपोज होगी। ये लॉ में लिखा होगा। अगर लॉ में नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती। लॉ में लिखा हुआ है तो फिर आपको लॉ के मुताबिक पनिशमेंट मिलेगी। आर्टिकल 14, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये वो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जो रोकता है आपको कैपिटल पनिशमेंट देने से अवाम के सामने। जो सरेआम फांसी की बातें होती है ना, ये वो आर्टिकल है 14 जो रोकता है सरेआम फांसी से। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हमें जुर्म से नफरत करनी चाहिए। हम मुजरिम से नफरत करते हैं, हमें जुर्म से नफरत नहीं है, हमें मुजरिम से नफरत है। एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो भी आप कहें जी सरेआम फांसी दे दें जी, उसको फलां कर दें जी, ये कर दें जी, वो कर दें, फलां कर दें, ठीक है जी, आपका राइट है, आप सेंटिमेंट्स में आ गए हुए हैं, आपके सेंटिमेंट्स की कदर है, आपके सेंटिमेंट्स गलत नहीं है। शायद जो है वो बाकी ज्यादा आपसे भी ज्यादा को सेंटिमेंटल हो इस मामले के अंदर, जिस मामले के अंदर हम सेंटिमेंटल जो होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ ऐसी चीजों को हम भूल जाएंगे जो चीजें हमारे पास लिखी हुई पड़ी। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जो है उसको आप एब्रोगेट नहीं कर सकते। इनवॉलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। बड़े लोग आपके पास आज ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है जो है दुनिया के अंदर।
वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहते, वो कहते कैपिटल पनिशमेंट जो है वो इनह्यूमेन होती है। कैपिटल पनिशमेंट, बड़े लोग हैं जो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं, और जो मेजर आर्गुमेंट क्या देते हैं वो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, वो कहते हैं यूर किलिंग अ पर्सन टू टेल द वर्ल्ड दैट किलिंग वाज रॉन्ग। यूर किलिंग अ पर्सन टू टेल द वर्ल्ड दैट किलिंग वाज रॉन्ग। आपने भी वही काम कर रहे हो ना जो वो काम वो कर रहा था एट द एंड ऑफ द डे। तो जरूरत इस चीज की है कि आपको एक पूरे का पूरा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जिसके अंदर हम सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट पे फोकस करें, सेवियरिटी ऑफ पनिशमेंट पे फोकस ना करें। सेवियरिटी होनी चाहिए कुछ जो है वो चीजों के लिए, कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनमें सेवियर सजा की जरूरत होती है, लेकिन वो सेवियर जो सजा होती है वो तब काम करेगी एज अ डिटरेंट जब सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट भी होगी साथ, कि ये सर्टेन है कि आपको सजा मिलेगी मिलेगी। आप जितने मर्जी ताकतवर हैं, आप जितने मर्जी पावरफुल हैं, आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आपको आपके जुर्म की सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये ज्यादा बड़ा डिटरेंस है, ये ज्यादा बड़ा डिटरेंस है आपके पास एनडीएम मिलेगी। जी क्या जी, प्लीज आंसर क्या करना है जी मैंने? इज हैंगिंग इन पब्लिक कैपिटल पनिशमेंट और इज इवन सिंपल हैंगिंग कंसीडर्ड कैपिटल पनिशमेंट? जी जी, कैपिटल पनिशमेंट का सजा ऐसे ही होता है भाई। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सजा। वो आप टीका लगा के करो, अब फायरिंग स्क्वाड के सामने करो, हैंगिंग करो, जैसे मर्जी करो, कैपिटल पनिशमेंट को कैपिटल पनिशमेंट ही कहते हैं यार। वो उसकी तरीके फर्क हो सकते हैं, और वो जैसे मर्जी हो, वो आपके पास मौत की सजा को कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, वो जैसी भी मर्जी हो वो ऐसे ऐसे ही आता है आपके पास। सर बट ये तो इस्लामिक पनिशमेंट से क्लैश नहीं करेगा, लाइक रेप्स। इस्लामिक पनिशमेंट की जो हम बात करते हैं, देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको सीधी बात बताऊं, लॉजिक को अंडरस्टैंड करें। इस्लामिक पनिशमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं देन द पनिशमेंट्स दैट आर इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। आप चलें, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूं, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें 27 क्राइम्स आर पनिशेबल बाय डेथ। कितने? 27 क्राइम्स आर पनिशेबल बाय डेथ। आप तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं, 27 जुर्म है पाकिस्तान में जो पनिशेबल बाय डेथ है। मैं आपको दो जुर्म ऐसे बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ये भी पनिशेबल बाय डेथ। अगर आप रेलवे की जमीन पर कब्जा करते हैं ना तो आपको डेथ पेनल्टी है। रेलवे की जमीन पर कब्जा करें, डेथ पेनल्टी है आपको। आप हाईवे पे डकैती करें, डेथ पेनल्टी है आपको। लो जी, और बताएं। 27 क्राइम्स पनिशेबल बाय डेथ इन पाकिस्तान। दुनिया में इतने किसी मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करते, इतने पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। क्या हमारे मुल्क के अंदर जनाब ये खत्म हो गई चीजें? क्या रेप्स नहीं होते? क्या जमीनों पे कब्जे नहीं होते? क्या डकैतियां नहीं होती? मसला कहां है? मसला ये है कि कन्विक्शन रेट बहुत थोड़ा है। कन्विक्शन रेट बहुत थोड़ा है रेप केसेस में। मैं आपको बात बता दूं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए रेप केसेस की पाकिस्तान के अंदर 3% कन्विक्शन रेट है। 3%, 3% कन्विक्शन रेट ऑफ रेप्स इन पाकिस्तान। 100 क्राइम्स हो तो 3 को सजा मिलती है, 97 छुट जाते हैं। ये असल फसाद की जड़ ये है कि आपके मुल्क में जो प्रॉब्लम है सारी की सारी वो एग्जिस्ट करती है आपके पास ये सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट के ऊपर। सेवियरिटी तो है, सेवियरिटी तो एग्जिस्ट करती है। रेप क्या आर्टिकल सेक्शन 376 कहता नहीं है कि अगर कोई बंदा रेप के अंदर इन्वॉल्व है उसको फांसी दे दो? कहता है, सजा मौजूद है पाकिस्तान में फांसी की। तो फिर क्यों हो रही है सारा कुछ ये? इसलिए क्योंकि भाई 3% कन्विक्शन रेट है। यही कन्विक्शन रेट होता ना 80-85%, तो फिर पता चलता कि जनाब यहां पे क्या होता। जब 80-85% कन्विक्शन रेट होता फिर भी कोई जुर्म करता तो फिर आप कहते कि जनाब सरेआम लटका दो उसको, कि इतना बड़ा जुर्म इसने किया, इसको पता भी है कि जुर्म करोगे तो ये सजा मिलेगी। पिछले देखो 80 लोगों को टांग दिया हमने, फिर भी नहीं डरा ये बंदा, इसको तो अब सरेआम टांगो ताकि सबको पता चले। असल रौला आपके पास मुल्क में कन्विक्शन रेट का है। सजा तो ऑलरेडी मौजूद है। आपने क्या ज़ैनब मर्डर केस के अंदर सजा नहीं दिलवाई इमरान नाम के बंदे को? क्या 6, 7, 8 महीनों में आपने पूरा ट्रायल नहीं खत्म करवा दिया उसका? हमने प्रेशर दिलवा के 7, 8 महीनों में पूरा ट्रायल खत्म करवा दिया हमने उसका, फांसी उसको हो गई। क्या हमारे मुल्क में क्राइम खत्म हो गया? नहीं हुआ। बड़े लोग जनाब रौला डालते हैं कि अच्छा जी वो इंडिया के अंदर वो बस के अंदर एक बच्ची के साथ, लड़की के साथ जाती हुई थी तो उनके मुजरिमों को फांसी दी। आपको पता है 2011-12 का इंसिडेंट है, 2020 में जाके सजा हुई 8 साल के बाद। 8 साल के बाद सजा हुई उनको। उनका जुडिशियल सिस्टम इस किस्म का जुडिशियल सिस्टम है। 8 साल के बाद सजा हुई उनको। और पाकिस्तान के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि इसको सजा को खत्म कर दें, मैं कब कह रहा हूं सजा को नहीं होना चाहिए, सजा तो होनी, ये सवियर जुर्म है, इसकी सवियर सजा होनी चाहिए।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि सजा सवीर होने का कोई फायदा ही नहीं है कि जब आपके पास कन्विक्शन रेट ही बहुत थोड़ा है। आपके पास कन्विक्शन रेट भी उतना होना चाहिए, फिर आपकी सजा जो है वो डिटरेंस में बदलती है, डिटरेंस में क्रिएट होती है। जब आपके पास कन्विक्शन, आपको ये सर्टेनिटी हो कि भाईजान मैं जुर्म करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा होगी, मैं पैसा लगा लूं, मैं जज खरीद लूं, मैं जनाब सिफारिश करवा लूं, जो मर्जी कर लूं, मुझे सजा मिलेगी। ये ज्यादा बड़ा डिटरेंस होता है सिस्टम के अंदर। आपको पता है कि जनाब मैं पैसा लगाऊंगा, मैं सिफारिश कराऊंगा, मैं जनाब ये कर लूं, मैं जज ही खरीद लूंगा, राइट। कुछ लोग होते हैं ना, वो वकील खरीदते हैं, कुछ जज ही खरीद लेते हैं, तो मैं छुट जाऊंगा यहां से। आप देख लीजिए जो है वो उधर बलूचिस्तान के अंदर वो जो एमपीए एमएनए साहब थे, उन्होंने जनाब वो ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ाकर मार दिया उसको। सीसीटीवी फुटेज में आ गया जनाब के उन्होंने जनाब मारा उसको, उनकी गाड़ी से हिट हुआ, वो चला गया, अदालत ने बरी कर दिया उनको। क्यों जी? लैक ऑफ एविडेंस। लो जी, लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर वो बरी हो गया। 94 के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद की गई, 32 लोगों का नाम उसमें आया, 32 लोगों को नॉमिनेट किया गया। हर बंदे ने सीसीटीवी फुटेज देखी कि जब वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, वो 32 के 32 बंदे जनाब आपने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिए। क्यों? लैक ऑफ एविडेंस के ऊपर। असल रौला आपके सिस्टम के अंदर कन्विक्शन रेट का होता है। कन्विक्शन रेट अगर अच्छा हो तो फिर आपके पास आप एक्स्ट्रा सीवियर सजाओं की तरफ चले जाते हो कि भाईजान इतना कन्विक्शन रेट था, इसको पता भी था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी। इतना सीवियर कन्विक्शन रेट चल रहा है, इसने फिर भी काम किया है, अब तो सरेआम टांगो उसको बाहर। ये चीजें इस तरह की होती हैं जिनको समझने की जरूरत है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि आपने किसी भी चीज पे बात करनी है, आपने जी वो तो सवियर उसने जुर्म किया है, उसको सवियर सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो सवियर सजा डिटरेंस तब बनेगी जब उसको ये पता होगा कि भाईजान मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे सजा मिलेगी। तो ये सर्टेनिटी आपके पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग जो एग्जिस्ट करनी चाहिए। जी व्हाई डू वी नीड टू फोकस ऑन इंडिया? अपने मुल्क में हो रहा है वो तो देख लें पहले। हाँ जी, नहीं बात तो सही है, वो तो हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, वो तो मैं तो कह ही नहीं रहा उसको कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हीनियस क्राइम्स हैं, आई डोंट नो कि ये चीजें कैसे शुरू हो गई हैं, दोबारा एक पूरे का पूरा सिस्टम शुरू हो गया इस मुल्क के अंदर। लेकिन द आइडिया इज that what we need to understand is very important to understand is we need to focus more on the conviction rate. जितना ज्यादा conviction rate बढ़ेगा उतना ज्यादा deterrence create होगा। आपको अगर ये certainty हो जाए कि भाईजान मैं जो मर्जी कर लूं मुझे सजा मिलेगी, तो अल्टीमेटली ये ज्यादा बड़ा deterrence create हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। हमारे मुल्क में 3% कन्विक्शन रेट है, हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। जितना ज्यादा कन्विक्शन रेट बढ़ेगा उतना ज्यादा डिटरेंस क्रिएट होगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आपके मुल्क के अंदर ऑलरेडी कैपिटल पनिशमेंट एग्जिस्ट कर रही है। इसके ऊपर जब कैपिटल पनिशमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आप कहेंगे जी कैपिटल पनिशमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो फिर तो हाँ मैं आपके साथ खड़ा हूं कि हाँ चलें जी, हाँ इस पे कैपिटल पनिशमेंट लगवाते हैं। कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए इन सारी की सारी चीजों के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ कन्विक्शन रेट का होना बहुत जरूरी है। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट का बहुत होना जरूरी है। मसला कहां पर आता है? कभी इन्वेस्टिगेशन में कोई रौला डाल देते हैं पुलिस वाले पैसे से लेके, राइट। कभी प्रोसिक्यूशन वाले कोई ना कोई रौला डाल देते हैं, कभी जो वकील होता है वो साबित नहीं कर पा रहा होता अदालत में खड़ा होकर ये मसला, और कभी कभार जो खातून होती है जो बेचारी खुद एक ट्रॉमा से गुजर रही होती है, हमारा सिस्टम इस किस्म का है, लीगल सिस्टम, कि वो भरी अदालत में खड़े होकर जब उसको सारी चीजें बयान करनी पड़ती है, वो कहती भाईजान मेरी जान छोड़ो, मेरी पहली जिंदगी खराब है, ठीक है जी, तो ये सारा मुझे सब कुछ दोबारा, वो फिर नहीं होता। तो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई द कन्विक्शन रेट इज नॉट टेकिंग प्लेस। लेकिन कुछ अर्सा पहले से अब हालात थोड़े से बेहतर हुए पाकिस्तान की अदालती सिस्टम के अंदर। अब हालात इस तरह के हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का जुर्म होता है तो उसके अंदर लड़की के पास ये पावर होती है कि वो अपने वकील के साथ जो है वो जज के चेंबर में जाके बयान दे दे अलहदगी में। ये नहीं कि सबके सामने उसको बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अब सिस्टम आ गया है कि मतलब उसके अंदर वो जो डर होता है उसका, या जो भी वो बेचारी जिस ट्रॉमा से गुजर रही होती है वो बेचारी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही होती, तो वो उस सारे सिनेरियो को कम करने के लिए अब सिचुएशन ये आ गई है कि आप जब जा सकते हैं अपने वकील के साथ जज के चेंबर में, और जनाब वहां पे आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगे, ये सारा कुछ बयान है और ये सारी चीजें। अब ये सिस्टम आ गया है, पहले ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता था, जो कि बहुत ट्रॉमाटाइजिंग सिस्टम था। लेकिन अब शुक्र है कि
कुछ अकल आई है लोगों को कि नहीं भाईजान सिस्टम थोड़ा बेहतर करना है हमने एट द एंड ऑफ द डे। खैर ये हमारे पास आर्टिकल 14 जो है वो आ गया है इसके अंदर सारा कुछ, ठीक है जी। देन ये पॉलिटिकल हिंड्रेंस भी हुई, पॉलिटिकल हिंड्रेंस भी है, बड़ी चीजें हैं। अब पॉलिटिकल हिंड्रेंस से ज्यादा मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में है वो पॉलिटिकल विल का है। पॉलिटिकल हिंड्रेंस तो है, पॉलिटिकल विल भी नहीं है हमारे पास। हम करना भी कुछ नहीं चाहते ना, हम वैसे ही निकम्मे हैं, एज अ कम्युनिटी निकम्मे हैं, हम एज अ नेशन ही निकम्मे हैं। हमारे पास पॉलिटिकल विल ही कोई नहीं चीजों को ठीक करने की। आ जाएंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जी। आर्टिकल 14 आ गया, आर्टिकल 15 पे आ जाए। आर्टिकल 15, 16 और 17 ये इकट्ठे हैं, ये डील करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन एंड स्पीच। आर्टिकल 15, 16, 17 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन एंड स्पीच। एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान हैज द राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, राइट फ्रीली मूव कर सकता है विद इन पाकिस्तान। उन जगहों पर जो है वो प्रोहिबिटेड है, जो इलाके ऑलरेडी प्रोहिबिटेड हैं वहां पर जो है वो एज अ इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान ये हमारी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लॉ को फॉलो करें। लेकिन हम कहें नहीं जी प्रोहिबिटेड है तो क्या हुआ जी, हमारी तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। नहीं भाईजान, स्टेट सिक्योरिटी की जब बात आती है ना तो स्टेट सिक्योरिटी के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेट सिक्योरिटी के लिए आपके इंडिविजुअल राइट्स भी अगर वो रोक लेना कुछ हद तक तो कोई बात नहीं, स्टेट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको मैंने बताया था नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको बगैर वारंट के भी वो अंदर कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की जब मैटर हो आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आप कहें कि नहीं जी नहीं ये प्रोहिबिटेड एरिया तो क्या हुआ जनाब, मेरे पास तुम हमें तो सर ने बताया था क्लास में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हमारे पास आर्टिकल 15 के अंदर जनाब हमने तो नहीं जाना, तो मरी जाना ही जाना है। आपका नहीं जी मरी के अंदर जनाब वहां पे वो गिरा हुआ है सारे के सारे वो जनाब नाका, नहीं नहीं हमने तो मरी जाना ही जाना है, हम तो आए जनाब पिंड से मरी जाने के लिए। तो वो आपके पास सारी की सारी चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कि वो आपने पास रुक जाना थोड़ी देर के लिए जहां पे आपके पास चीजें आती। खैर असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब अगर कोई शख्स, अब अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को, हमारे मुल्क में आपको पता है कि कुछ लोगों को वैसे ही कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं, कुछ लोगों को बगैर किसी वजह के कुछ बताए बगैर कुछ दिनों के लिए कुछ ऐसी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं जहां पर कुछ को कुछ नहीं पता होता कि क्या होगा। तो उस सूरत हाल के अंदर आपके पास जो बेसिकली जो राइट आपका वायलेट होता है वो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल 17 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्टिकल है वो वायलेट होता है आर्टिकल 17 ऑफ द जो है वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। तो एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीक, आप बोल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम कभी कभार ना इस राइट को बहुत ज्यादा गलत भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम जो मर्जी बोलते रहें, वो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जो है वो जनाब हमारी आजादी, हम जो मर्जी बोले। इंपॉर्टेंट बात बड़ी समझ लीजिए कि आपकी मैं सादी जुबान में समझा देता हूं सबको ताकि सबको समझ आ जाए। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पर खत्म हो जाता है जहां पर किसी दूसरे का गिरेबान शुरू होता है। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारे पास जगह है वो तब तक है कि जब हम दूसरे के गिरेबान तक हाथ ना लेकर जाएं, बस। क्योंकि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी वक्त में हेट स्पीच में तब्दील हो जाती है और हम हेट स्पीच को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर लेके आ रहे होते हैं कि नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी, मैं तो जो मर्जी बोलूं। हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में फर्क होता है। आप इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक्सेसिव नहीं जा सकते कि आप हेट स्पीच की तरफ मूव करना शुरू कर दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने की कि आपने हेट स्पीच की तरफ मूव नहीं करना, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ जो है मूव करना है और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करनी है। हेट स्पीच की तरफ आपने जो है मूव नहीं करना एट द एंड ऑफ द डे। आर्टिकल 15, 16, 17 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो डील किया करते थे और उसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जी, जल्दी जल्दी इनको डील करते हैं जी। अब आगे जरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आगे आ रहे हैं, ये जरा ना आपने मेमोराइज कर लेने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अंडरस्टैंड करने के लिए।
अब हमारे हैं आर्टिकल 18 के ऊपर। 15, 16, 17 है और 18 बीसी के अंदर आता है। हाँ जी, 18 बीसी में आता है। फ्रीडम ऑफ जो आपके पास ट्रेड एंड बिजनेस है वो 18 के अंदर आपके पास आता है। 15, 16, 17, 18। अब आते हैं आर्टिकल 19 के ऊपर। आर्टिकल 19 के ऊपर हमारे पास आता है राइट ऑफ 19A, सॉरी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अंडरस्टैंड करेंगे। योर पर्सनल लिबर्टी टू मूव योर आर्म एंड्स वेयर योर नोज माय नोज बिगिंस। वाह 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 मुस्तफा साहब, क्या बात है। ओह, कमाल कर दिया आपने। इतनी देर से तू सोच रहा था ना इस बात को लिखने के लिए, कितनी देर से तूने लिखी हुई थी, कॉपी पेस्ट करके तूने रखी हुई थी कि सर जैसे ही ये मामला है मैंने ऐसे करके टिक करना है और ये एंटर हो जाना। ये मतलब क्या होता है ना, इंसान वेट कर रहा होता है कि यार बस कुछ चीजें मेरे पास मौका आए और मैं ऐसे करके जनाब कमाल कर लूं। ठीक है, अच्छा बात हम करें थे राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। खैर वापस आए तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर हम आ रहे हैं। आर्टिकल 19A याद कीजिए, हमने जब वो पढ़ा था हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन के लॉज के ऊपर हमने बात की थी, रिफॉर्म्स के ऊपर। हमने कहा था कि आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है जो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिक, every public information that basically affects you directly or indirectly, it is your right to know about that thing, or it is your right to be given information about that thing, right? Any public information that affects you directly or indirectly, it is your right to be given information about that जो है वो न्यूज। ये आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एग्जाम्पल, आप पे कोई टैक्स लग जाता है, जो टैक्स आप पर लगाया गया है वो डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहा है, तो इट इज योर राइट टू इंफॉर्मेशन कि आप जो है उस टैक्स के ऊपर जो है वो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाए कि व्हाई द टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड ऑन यू एट द एंड ऑफ द डे। सो दिस इज योर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आर्टिकल 20। अब ये कुछ एक दो आर्टिकल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको आपने समझना है और जहन में रखना है आपने। इंक्लूड मिलिट्री बजट डिटेल्स, जी, इंक्लूड मिलिट्री बजट डिटेल्स, एवरी पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक, एवरी पब्लिक इंफॉर्मेशन, आपका राइट है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, राइट? और मिलिट्री बजट के बारे में इंफॉर्मेशन सबके पास होती है। अगर हम वो डेटाबेस जरा खोल कर देखें ना, जो हमारे पास बजट के अंदर आता है, मिलिट्री को आगे कितने पैसे जाएंगे, राइट, कितने पैसे उनके पास जा रहे हैं, सबको पता होता है। लेकिन उसके आगे, उससे आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये उनका स्टेट, उनका काम है, तो उसको आगे नहीं बताया जाता, वो उनका अपना काम है। यानी उनके पास पैसा 100 रुपए चला गया जी उनके पास, अब ये 100 रुपए में से आर्मर्ड कोड में कितना जाएगा, इसके अंदर से जनाब फ्लां के अंदर डिफेंस में कितना जाएगा, इसके अंदर आपके पास इन्फेंट्री में कितना जाएगा, ये आगे उसका काम। तो वो उनका काम है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, वो फौज के पास पैसा चला गया। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ये है कि इनको हमने कितना पैसा दिया, ये आगे किसने कितना लगाया। भाई फॉर एग्जाम्पल आपको तनख्वाह मिलती है 1 लाख रुपया महीने की, राइट? अब 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह हो, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन, आपको तनख्वाह मिल गई। अब आगे आप उसको 1000 रुपया जनाब किधर लगाएं, 2000 किधर लगाएं, 500 किधर लगाएं, 600 किधर लगाएं, ये आपका प्रॉफिट है। इतनी इंफॉर्मेशन जो है फिर वो आपके पास, वो फिर आपकी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आ जाती है। सिचुएशन इस तरह की, फिर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ही रह जाती, वो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है और वो आपकी जाती इंफॉर्मेशन होती है। तो पब्लिक जो इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर किसको कितना बजट दिया जा रहा है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंदर आती है और ये आपका राइट है कि आपको उसके बारे में बताया जाए, पब्लिक इंफॉर्मेशन के बारे में। लेकिन वो पब्लिक इंफॉर्मेशन अगर आपसे छुपाई जाएगी तो आप आर्टिकल 19A वायलेट कर रहे हैं। वो आपका ये राइट है कि आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाए, जितनी भी चीजें सारी के पास एग्जिस्ट कर। क्लियर हो गया जी? आर्टिकल 21, अच्छा सॉरी, आर्टिकल 20 को हम डील कर रहे थे। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ज़हन में रखना है आपने, क्योंकि ये आर्टिकल्स जो हैं, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको ज़हन में रखने पड़ेंगे जब हम बात कर रहे होंगे बेसिकली टेंपल वाले इशू के ऊपर और बाकी इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। आर्टिकल 20, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। प्रोफेस का मतलब क्या होता है,
कुछ लोग समझते हैं प्रोफेस का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, हाँ प्रैक्टिस करना भी आता है, लेकिन असल जो मतलब आता है लीगल टर्म्स में, वो प्रोफेस का मतलब होता है कि यू हैव द राइट टू शो योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समथिंग, you know, you have a right to show your inclination, your tilt towards something. वो आपके पास आ जाता है right to profess के अंदर, कि आपके पास profess उसके अंदर, preach नहीं है, preach is not under profess, profess में preach नहीं आता, profess is that you can practice legal terms में, and profess is that you can show your inclination, you can show your tilt towards a specific जो situation है उसको profess करते हैं। तो फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, कि आपके पास राइट है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपने टिल्ट शो कर सकते हो अपने रिलीजन की तरफ, आप टिल्ट शो कर सकते हो, अपना इंक्लिनेशन शो कर सकते हो अपने रिलीजन की तरफ। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा रिलीजियस है और वो ओपनली अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, ये उसका राइट है, ये राइट टू प्रोफेस रिलीजन, कि वो जितना मर्जी इसको रिलीजन को फॉलो करे, उसकी अपनी इंक्लिनेशन शो करे, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, राइट टू प्रोफेस रिलीजन में आता है। आर्टिकल 20, ये याद रखिएगा जब हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपने याद रखना है वो आर्टिकल 21 है, जो कहता है सेफ गार्ड फ्रॉम टैक्सेशन, safeguard from taxation for purposes of any particular religion, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना है आपको। सेफगार्ड फ्रॉम टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नो वन, गौर से सुनिएगा, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू पे अ सर्टेन टैक्स, द प्रोसीड्स ऑफ विच कैन बी यूज्ड टू प्रोपोगेट एनी अदर रिलीजन। फिर पढ़िए, नो वन कैन बी कंपेल्ड to pay a certain tax, the proceeds of which can be used to propagate another religion। आप किसी ऐसे शख्स पर कोई भी ऐसा स्पेशल टैक्स नहीं लगा सकते जिससे हासिल किया गया पैसा किसी और रिलीजन को प्रोपोगेट करने में इस्तेमाल हो। फिर सुनिए, आप किसी भी शख्स पर कोई ऐसा स्पेशल टैक्स नहीं लगा सकते जिससे हासिल किया गया पैसा किसी और रिलीजन को प्रोपोगेट करने में इस्तेमाल हो। इस कॉन्टेक्स्ट में है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी याद रखना है जब हमने वो मसले डिस्कस करने, इसको जेहन में रखिएगा, ये हमारे पास अल्टीमेटली पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, आर्टिकल 21 हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं जी आगे आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 of the Constitution, safeguard as to educational institutions in respect of religion, everyone has the right कि वो religious education ले। everyone has the right to be given जो है वो religious education, and number 2 everyone has a right कि जो उसके religious education, जो उसका religious institutions हैं, right, उनको खराब ना किया जाए, उनके religious institutes को जो है वो नुकसान ना पहुंचाया जाए। और ये स्टेट का काम है, ये स्टेट का काम है कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है उनका रिलीजियस इंस्टीट्यूट। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है किसी भी रिलीजन में, ये स्टेट का काम है उसको प्रोटेक्ट करना। और फिर दूसरी बात, ये एवरी इंडिविजुअल का राइट है कि उसको जो है रिलीजियस एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाए। मतलब आप किसी इंडिविजुअल को रोक नहीं सकते अपने रिलीजन की जो है वो एजुकेशन लेने से, दैट यू नो यू कैन नॉट हैव योर ओन रिलीजन एजुकेशन, नो,
यू कैन नॉट स्टॉप दैट इंडिविजुअल। ये उसका राइट है कि उसको जो है वो अपनी जो एजुकेशन है अपने रिलीजन की, वो उसको लेने से कोई जो अल्टीमेटली नहीं रोक सकता। ठीक हो गया? ये हमारे पास अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आर्टिकल 23 पे। राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, आपके पास राइट है कि आप जो है वो प्रॉपर्टी जो है अल्टीमेटली आपके पास आनी चाहिए जी। What does Article 22 say? What is unclear? Article 22 कहता है safeguard as to religious institutions in respect of religion. Says safeguard as to educational institutes in respect of religion. Right to property है Article 23 में, own property आप कर सकते हो उसको, और इसके अलावा own भी कर सकते हो, और फिर आप उसके पास Article 24 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी जो है वो भी की जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो कब्जा माफिया है, जो इलीगल कब्जा कर लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 24 को, और फिर ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल को। ठीक हो गया जी? आर्टिकल 25, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स का, दैट एवरी इंडिविजुअल विल बी जो है वो डेल्ट इक्वली, एवरीवन विल बी इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, एवरीवन विल बी गिवन इक्वल राइट्स। आप किसी को इक्वल या अनइक्वल जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी मामले के अंदर जो है वो अनइक्वल तो आप उसको डील नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अनइक्वल की बात कर रहा हूं मैं, राइट टू इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर जो है दो बड़े मशहूर पाकिस्तान के जजेस गुजरे हैं। एक का नाम है जस्टिस AR कॉर्नीलियस, जस्टिस एल्विन रॉबर्ट कॉर्नीलियस, पाकिस्तान के जो है वो चीफ जस्टिस गुजरे, ही वाज अ क्रिश्चियन। इसके अलावा पाकिस्तान के एक और बड़े मशहूर चीफ जस्टिस गुजरे जिनका नाम था जस्टिस राणा भगवान दास, ही वाज एन हिंदू थे, और लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। उसके अलावा हमारे मुल्क के बड़े मशहूर पायलट 1965 की वॉर के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कमाल दिखाए 1965 वॉर में, सीसल चौधरी, उनको सितारे इम्तियाज भी दिया गया, हिलाले इम्तियाज भी दिया गया, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात की जाती है कि इक्वालिटी है तमाम सिटीजन्स के अंदर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। कुछ एग्जांपल्स अच्छी भी एग्जिस्ट करती हैं इस मुल्क के अंदर, सब कुछ बुरा ही नहीं है, कुछ अच्छी एग्जांपल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा से ये राइट रहा है, लॉ ये कहता है जब कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात आती है, गौर से सुनिएगा, कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात आती है, लॉ कहता है कि औरत का पहला हक है, यानी मां का पहला हक है कस्टडी ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की जो कस्टडी है वो सबसे पहला हक किसका है? मां का हक है पहला। और बाप का हक तब होगा जब मां उसको बच्चे को लेने से इनकार कर दे कस्टडी में, या फिर फॉर एग्जांपल जो है बच्चा जो है इस चीज के बारे में आर्ग्यू करे कि नहीं जी मैंने उनके साथ जाना है, वालिद साहब के साथ, या इस तरह की कोई बात है। लेकिन खैर पहला हक जो है वो मां का इस बारे में एग्जिस्ट करता है कि मां की जो राइट है उसको नहीं जो है बेसिकली छड़ा जा सकता। तो उसके अंदर भी आपके पास नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी ऐसा ही है कि अगर नॉन मुस्लिम कोई वालदा हैं तो उनका भी पहला राइट है कि उनको जो है वो बच्चे की जो है परवरिश उनको दी जाए। एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था एक दफा यहाँ पर कि एक फ्रांसीसी खातून थी, उसकी शादी हुई थी कुछ एक पाकिस्तानी जो है वो नौजवान के साथ, तो उनकी बेटी की कस्टडी के ऊपर कोई उनका झगड़ा हो गया, तो जिसकी वजह से वो जो है वो बेटी जो है वो आ गई इधर पाकिस्तान अपने वालिद साहब के साथ। उसकी वालदा जो है वो फ्रांस से आई यहाँ पर, और यहाँ पे आकर उन्होंने केस किया, और अदालत ने जो है बाकायदा तौर पे, क्योंकि लॉ मौजूद था, अदालत ने बच्ची जो है वालदा के वाले की वालदा उसको लेकर चली गई, क्योंकि ये हमारे पास जो है एक इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात है, इक्वालिटी एज फार एज लॉ इज कंसर्न्ड, इक्वालिटी हर चीज के बारे में, यानी एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ।
ये हिसाब है। इसके अंदर अभी 2-3 एग्जांपल्स अगर आपने लिखना चाहते हैं तो अभी 2-3 एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने जस्टिस AR कॉर्नेलियस की एग्जांपल दी, जस्टिस राणा भगवान दास की एग्जांपल दी, जिसमें जस्टिस सीसल चौधरी उसमें जो है स्क्वाड्रन लीडर सीसल चौधरी की एग्जांपल दी आपको मैंने। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आप लिख सकते हैं क्वालिटी ऑफ सिटीजंस की, आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। जो जस्टिस राणा भगवान दास हैं वो FPSC के चेयरमैन भी रहे हैं। आपके FPSC के CSS के इंटरव्यूज भी जो है वो एज अ चेयरमैन उन्होंने लिए हैं 2010-11 में या 10-11 करके इस साल, इन सालों के अंदर जस्टिस राणा भगवान दास वाज द चेयरमैन ऑफ FPSC। उनके वो चेयरमैन हुआ करते थे और बड़ा डटे किस्म के जो है वो इंटरव्यूज लिए थे उन्होंने। और मुझे आज तक याद है कि हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने हमें एक सवाल बताया था कि जो है जस्टिस राणा भगवान दास ने सवाल पूछा था उनसे ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि जेंटलमैन टेल मी अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान व्हिच आर अनइस्लामिक। ये इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने सवाल कि टेल मी अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान व्हिच आर अनइस्लामिक। और क्यों ये सवाल पूछा था, इसकी रीजन मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूं। Justice Rana Bhagwan Das was masters in Islamiyat. He was a Hindu. He was masters in Islamiyat, and he was an authority on Islamic Sharia law. He was an authority on Islamic Sharia law. इतना बड़ा नाम है वो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री का कि आपके मुस्लिम जजेस भी जो हुआ करते थे वो जस्टिस राणा भगवान दास से शरिया लॉ के ऊपर जो है वो पूछा करते थे कि सर ये शरिया लॉ के बारे में आप बता दीजिए हमें। ही वाज एन अथॉरिटी ऑन शरिया लॉ। और जब वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि टेल मी अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान व्हिच आर अनइस्लामिक, इसका मतलब है कि उनको पता है कि इस्लामिक लॉज कौन कौन से हैं और कौन से अनइस्लामिक लॉज जो हैं वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। इसका जवाब भी फिर मैं आपको एंड पे दूंगा कि ये 2 लॉज हैं पाकिस्तान के, 2 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो अनइस्लामिक हैं पाकिस्तान के अंदर। खैर वो बाद में बताएंगे। ये इसको जरा अभी मामले को इधर ही रोक दें, कुछ सस्पेंस भी होना चाहिए ना, ताकि सारी चीजें इकट्ठी थोड़ी ना बता देते। ये भी तो तरीकाकार होता है ना कि सारी चीजें इकट्ठी नहीं बतानी होती, कुछ चीजें जरा तसल्ली से, ताकि जो है ना वो सस्पेंस भी रहे ना। ये ना हो कि वो स्टूडेंट्स होते हैं सारी इंफॉर्मेशन लेके निकल जाते हैं कि चलो भाईजान इंफॉर्मेशन मिली अब निकलो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें करती है। अब खैर अगले पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। हमारे पास अगले पॉइंट्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 25 के बाद हमारे पास अगला पॉइंट, यार ये आप तस्वीर खींच लें, उनको मेरे ख्याल में सेंड कर दें, वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लें। बस आ रही है जी तस्वीर आपको? नहीं जी, आर्टिकल 25A पे बात कर रहे हैं। आर्टिकल 25A इज राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 25A इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। आपके मुल्क के बच्चे 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर उनकी तालीम फ्री है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। आर्टिकल 25A says that the children of Pakistan from the age 5 to 16 will be provided free education in the government schools। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये आर्टिकल जो 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है, फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 16 years of age shall be provided free and compulsory education, free and compulsory education to the citizens of Pakistan। इसके बाद आ जाइए आर्टिकल जो है वो 26, नॉन डिस्क्रिमिनेशन in respect of access to public places। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि आपके पास हर इंडिविजुअल के पास जो पब्लिक प्लेसेस हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जो है वो कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रीड, कुछ भी आपके पास चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू हैव पब्लिक एक्सेस टू दैट प्लेस। जो पब्लिक एक्सेस है, यू हैव द एक्सेस, you have the right to be given access, non-discriminatory access to the जो आपके पास public places जो आपके पास exist करती हैं, without your irrespective of your religion, irrespective of your जो आपके पास gender और ये सारी की सारी चीजें जो public places हैं आपके पास वो आपको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 27 जी,
safeguard against discrimination, safeguard against discrimination in services, safeguard against discrimination in services. ठीक है जी, ये आपके पास जो सर्विसेज हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल, या जो आपके पास मिलिट्री की बात कर लें, आपके पास डॉक्टर्स की बात कर लें, आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ, या जो भी आपके पास चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसके अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन आपके पास नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो है आपके पास होगा उसमें राइट, उन सर्विसेज के अंदर कि आपको जनाब उसमें नौकरी मिलेगी, या जो भी आपने सर्विसेज आपने उसके अंदर आपने उसमें हिस्सा बनना है, यू कैन बी गिवन द राइट कि आपको उसके अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जो आपके पास जो जेंडर एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एट द एंड ऑफ द डे। आर्टिकल 28 ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद भी कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आखिरी आर्टिकल है डील करने के लिए, और वो आर्टिकल है आपके पास आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो डील करता है आपके पास प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। जो आपकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, किसी को अगर आप वो आपके पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट है, कोई ऐसी आर्काइव्स हैं, कोई ऐसा जो फॉर एग्जांपल कोई कल्चर है जो डिस्टिंक्ट है, पुराना है, तो इट इज द राइट कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको खराब नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कैलाश वैली जो है, वो कैलाश वैली के अंदर लोगों का अपना स्पेसिफिक कल्चर है, तो आप उस कल्चर को छेड़ नहीं सकते, उस कल्चर को खराब नहीं कर सकते, उस कल्चर को ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आप कल्चर हमारे कल्चर से मुतसादिम है, इसके खिलाफ है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आप खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं। दूसरा, उसके अलावा लैंग्वेज, अगर कोई पुरानी कोई लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है कोई पुराना, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिलीजन यहाँ पर फॉलो हो रहा है जिनके पास कोई ओल्ड टेस्टामेंट मौजूद है, कोई उससे पुराना कोई स्क्रिप्ट मौजूद है, उसको आप खराब नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले टेक्सला के करीब जो है वो एक बुद्धा का मुजस्मा जो है वो मिला था, जो है वो काफी पुराना बुद्धा का मुजस्मा मिला था, लोगों ने वो तोड़ दिया था वो बुद्धा का मुजस्मा। वो बेसिकली आर्टिकल 28 की वायलेशन थी, क्योंकि ये आर्काइव्स जो आपके हैं, बड़े पुराने आर्काइव्स जो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन का काम करता है ये, तो वो उनको आप खराब नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, एंड दिस इज योर जो है वो राइट कि उनको खराब ना किया जाए। और आर्टिकल 36 है, दैट ऑल्सो सेज that the rights of minorities shall be provided in Pakistan. Rights of minorities लिख लीजिए, ये मैं डिक्टेट कर देता हूं आपको, आर्टिकल 36 इसको पढ़ लीजिए कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कौन से एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, कैसे लिखता जाता है, लिखें जरा। आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखिए, द स्टेट शैल safeguard the legitimate rights and interests of minorities the legitimate rights and interests of minorities, including their due representation in the federal and public provincial services, including their due representation in the federal and provincial services, federal and provincial services। ठीक है जी, ये तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आ गए। इसके अलावा राइट्स और भी एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन से, आ जाइए लिखें। 10 सीट्स जो हैं वो आपके पास नेशनल असेंबली के अंदर मखसूस हैं, 10 सीट्स नेशनल असेंबली के अंदर मखसूस हैं जी आपकी, 4 सीट्स सेनेट में हैं जी, 10 सीट्स नेशनल असेंबली में हैं, 4 सीट्स सेनेट में हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस, डॉक्टर्स, एफपीएससी एंड पीपीएससी, स्पेसिफिक कोटा
फॉर माइनॉरिटीज। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपके पास या डॉक्टर्स के जो आपके पास सॉरी आर्म्ड फोर्सेस में डॉक्टर्स के प्रोफेशंस के अंदर आपके पास जितने पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने भी आपके पास ये इदारे एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक कोटास एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिलिट्री में स्पेसिफिक कोटा एग्जिस्ट करता है, आपके पास इवन के एयरफोर्स में स्पेसिफिक कोटा एग्जिस्ट करता है, नेवी में स्पेसिफिक कोटा एग्जिस्ट करता है, आपके पास रेंजर्स में एग्जिस्ट करता है, नेवीज में एग्जिस्ट करता है, जितने भी आपके पास ये चीजें हैं, पुलिस में एग्जिस्ट करता है आपके पास स्पेसिफिक कोटा फॉर माइनॉरिटीज। डॉक्टर्स के लिए आपके पास सीट्स जो है वो मौजूद हैं स्पेसिफिक आपके पास। पीपीएससी के लिए आपके पास जितनी भी जॉब्स आती हैं, एफपीएससी की जॉब, सीएसएस की, पीएमएस की, ये सारी की सारी जॉब्स के लिए आपके पास स्पेसिफिक कोटा जो है माइनॉरिटीज के लिए ये मखसूस है। इसको स्पेसिफिक कोटा जो है स्पेसिफिकली दिया जाता है माइनॉरिटीज को। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास कुछ राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, सीएसएस पीएमएस कोटा का ये सारा हिसाब किताब एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जी अब मैं आपको बताने लगा हूं तीन वो राइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी और जगह के ऊपर वो तीन राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते इकट्ठे किसी और मुल्क में। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज दीज थ्री स्पेसिफिक राइट्स टुगेदर प्रेजेंट इन देयर कंट्री। नंबर वन, हिंदू मैरिज एक्ट 2017। नंबर टू, सिख मैरिज एक्ट 2017। दो है जी, एक आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट है और दूसरा आपके पास सिख मैरिज एक्ट है 2017 का, जिसको जो है वो बेसिकली जो है वो आनंद कराज एक्ट भी कहा जाता है। सिख मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, आनंद कराज मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। लिख लीजिए नाम इसका, आनंद कराज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट एंड आनंद कराज मैरिज एक्ट। ये एक ही आपके पास नाम है, सिख मैरिज एक्ट कह लीजिए या आनंद कराज एक्ट जो कह लीजिए, और हिंदू मैरिज एक्ट आपके पास एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर सेपरेट हिंदू मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करता है और सेपरेट जो आपके पास सिख मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो हिंदू हैं वो अपनी जो शादियां हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने स्पेसिफिक लॉ के मुताबिक करवा सकते हैं, और सिख आपके मुल्क में स्पेसिफिक लॉ के मुताबिक करवा सकते हैं। क्रिश्चियंस के लिए, बाकियों के लिए अलग मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते। लेकिन पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था कि हिंदू मैरिज एक्ट और सिख मैरिज एक्ट सेपरेट नहीं था। कैसा होता था, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एन एग्जांपल, कि इन्होंने अपनी शादियां रजिस्टर करवानी होती थी तो वो मुस्लिम मैरिज एक्ट के जरिए या किसी और मैरिज एक्ट के जरिए रजिस्टर होती थी। ये शादी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हिंदू, मुसलमान जो है निकाह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहां पर कभी कभार निकाह लिख दिया जाता था, वो निकाह का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ये निकाह ख्वां का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम मुसलमान जो है वो पंडित का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो उस सारे के सारे तो फिर पंडित की जगह निकाह ख्वां कर दिया जाता था। तो इसलिए बड़ा प्रॉब्लम होता था उनके लिए, क्योंकि जब ये मैरिज एक्ट्स जो होते थे या मैरिज सर्टिफिकेट्स इन्होंने किसी एम्बेसी में जमा करवाने होते थे या किसी और जगह पे जमा करवाने होते थे, तो उनके लिए प्रॉब्लम फेस होती थी। पहली बात, इनकी शादियां रजिस्टर ही नहीं होती थी। शादियां रजिस्टर ही नहीं होंगी, आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। आपने किसी जगह पे अप्लाई करना है, कहीं जाना है, तो आप ये शो ही नहीं कर सकते कि जनाब आप मियां बीवी हैं, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन ही कोई नहीं है। तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक मैरिज एक्ट जो है अलहदा बनाया गया, हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मैरिज एक्ट और सिख मैरिज एक्ट सेपरेट नहीं है। इंडिया के अंदर भी जो सिख हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही जो है आपका जो है वो शादियां रजिस्टर करवाते हैं, और सिख मैरिज एक्ट जो है वो सेपरेट कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर सेपरेट सिख मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द हिंदू मैरिज एक्ट। वो सेपरेट अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, वो वैसे करवा सकते हैं, और उसके लिए उनके लिए आसान हो गया कि वो उनकी रजिस्ट्रेशन भी उनके मुताबिक होगी, उनका लॉ भी अपना हो गया, वो सर्टिफिकेट भी अपना जमा करवा सकते हैं। तीसरी चीज जो थर्ड लॉ एग्जिस्ट करता है वो पाकिस्तान क्रिश्चियन पोस्ट। पाकिस्तान क्रिश्चियन पोस्ट ये अखबार है जो है, ये डेली अखबार है, डेली न्यूज़पेपर है, जो कि क्रिश्चियन न्यूज़पेपर है। इसका तमाम का तमाम एडिटोरियल स्टाफ भी क्रिश्चियन है।
इसके तमाम के तमाम जो न्यूज के रिपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं। ये अपने राइट्स के बारे में, क्रिश्चियंस के जो राइट्स हैं वो यहां पर पब्लिश किए जा सकते हैं। ये डेली का अखबार है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर छपता है, और ये दुनिया के अंदर कोई ऐसा अखबार एग्जिस्ट नहीं करता जो कि स्पेसिफिकली जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, जो और उसके साथ साथ ये दो राइट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हो। Pakistan is the only country in the world there where there is a separate Hindu Marriage Act, a separate Sikh Marriage Act, and a separate जो है Pakistan Christian Post, a newspaper that is a daily newspaper that is present in Pakistan, जो रोजाना की बेसिस के ऊपर पब्लिश होता है पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों से पब्लिश होता है। और जनाब इनके जो एडिटोरियल स्टाफ है वो भी सारे का सारा क्रिश्चियन है। इनके रिपोर्टर्स ये अपने राइट्स के बारे में उसमें एडिटोरियल्स लिखते हैं। इनका डेली न्यूज़पेपर है, इसलिए ऐवान तक इनकी बात जो है पहुंचती है। ये सारे के सारे राइट्स भी जो एग्जिस्ट करते हैं सारे सिनेरियो के अंदर। सो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर ये तीनों राइट्स जो हैं वो सेपरेटली जो आपके पास न्यूज़पेपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जी नहीं, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है ये, वैसे ही राइट आपके पास एग्जिस्ट करता है, वैसे ही राइट आपके पास एग्जिस्ट करता है। ये कि उनका एक सेपरेट अखबार है जो उनको परमिशन मिली हुई है, वो सेपरेट अखबार जो है वो छापते हैं, और कोई राइट उनके पास एग्जिस्ट नहीं करता। राइट नहीं, वो एक्ट के तौर पे नहीं एग्जिस्ट किया, मतलब उनके पास राइट है, वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कुछ स्पेसिफिक अखबार की जनाब उसके अंदर ये राइट उनको प्रोवाइड किया गया है। दे हैव नॉट बीन स्टॉप्ड फ्रॉम हैविंग देयर ओन न्यूज़पेपर, कि वो कहते थे जनाब हमारा न्यूज़पेपर है, हमें अपने राइट्स के बारे में बात करनी है, ये हमारे राइट्स के बारे में बात नहीं की जाती दूसरे अखबारों के अंदर। उन्होंने कहा अपना अखबार उनका है, वो डेली न्यूज़पेपर जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो इवन के मतलब इस्लामाबाद तक पब्लिश होता है, लाहौर में, इधर सब जगहों के ऊपर वो उसको जो है वो उसमें एडिटोरियल्स भी लिखते हैं, प्रॉपर अखबार है और जो कि छपता है, और इसके अंदर उनके अपने एडिटोरियल्स, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट जो है वो किया जाता है। अखबार का नाम क्या है? क्या लिखा है भाई मैंने? अखबार का नाम ही तो लिखा पाकिस्तान क्रिश्चियन पोस्ट। अखबार के तो नाम लिखा है मैंने, और इसमें क्या लिखा है यार? पाकिस्तान क्रिश्चियन पोस्ट अखबार का नाम है, तो वो उसका नाम एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान क्रिश्चियन पोस्ट जो है ये। दिस इज अ न्यूज़पेपर दैट एग्जिस्ट एज फार एज अ डेली न्यूज़पेपर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर हो गया जी? स्टेट शुड सेफगार्ड द लेजिटिमेट वाला पॉइंट रिपीट करना। क्या जी? कौन सा जी? स्टेट शुड सेफगार्ड द लेजिटिमेट, वो आर्टिकल 36 है, लिखें स्टेट शुड सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग देयर due representation in the federal and provincial services, including their due representation in the federal and provincial services। ठीक है जी? ये हमारे पास कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं सारी की सारी एज फार एज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर कंसर्न। ये कुछ राइट्स एग्जिस्ट करते हैं माइनॉरिटीज के। इनके सॉल्यूशंस हमारे पास क्या हैं वो इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको। लेकिन वो दो पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया। दो पॉइंट्स आपको बता देता हूं, लिखवा देता हूं। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं माइनॉरिटीज की उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये राइट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं और हम माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ सोल्यूशंस को भी। तो प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे जी इंशाल्लाह कल। और वो जो दो आर्टिकल्स जो हैं जो अनइस्लामिक हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला आर्टिकल है जी 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? इट प्रोवाइड्स, इट गिव्स द राइट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू पार्डन एनी क्रिमिनल। किसी भी क्रिमिनल को पार्डन किया जा सकता है इस राइट के अकॉर्डिंगली। यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो किसी भी क्रिमिनल को पार्डन कर सकता है, उसको माफ कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी इस्लामिक कैसे है इसको समझ लेते हैं। इस्लामिक दौर के अंदर जो खलीफाए वक्त थे उनके पास काजी वक्त के फैसले को तब्दील करने का इख्तियार नहीं होता था। खलीफाए वक्त काजी वक्त के फैसले को तब्दील नहीं कर सकते थे। बड़े मौके तो ऐसे भी आए हैं हमने इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़े हैं कि जहां पर काजी वक्त ने खलीफाए वक्त को ही बुला लिया था अदालत में, क्या जो भाईजान जवाब दो इस चीज का। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा कानून मौजूद है कि जिसके अंदर हमारे पास जो खलीफाए वक्त है यानी हेड ऑफ द स्टेट है वो काजी वक्त के फैसले को भी अल्टीमेटली चेंज जो है वो कर सकता है, क्योंकि इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं
उसमें काजी वक्त के फैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता। या इस्लामिक प्रैक्टिस जो है वो एग्जिस्ट करती है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, आर्टिकल 238 पैराग्राफ 2, हमारे पास आर्टिकल जो है वो 248 सॉरी 248 पैराग्राफ 2 इस्लामिक प्रोविजंस के खिलाफ है ना जी। ये इस्लामिक प्रोविजंस के खिलाफ भी है जी, अन इस्लामिक है जी। मैं बताया ना, इस्लामिक प्रोविजंस के खिलाफ है कि काजी वक्त जो है उसके फैसले को तब्दील कर दिया जाए, काजी किस फायदे का, राइट। तो ये आपके पास एग्जिस्ट करता है सारे का सारा। आर्टिकल 248 पैराग्राफ 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये उर्दू जुबान में समझ लीजिए, इसको कहते हैं इस्तिस्ना। इस्तिस्ना का कॉन्सेप्ट है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं इंग्लिश में, इम्यूनिटी। आर्टिकल 240 पैराग्राफ 2 आपके मुल्क के प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस को इम्यूनिटी देता है कि टिल द टाइम दे रिमेन इन ऑफिस, टिल द टाइम दे रिमेन इन ऑफिस, यानी टिल द टाइम दे रिमेन एज प्रेसिडेंट और टिल द टाइम दे रिमेन एज गवर्नर्स, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती ऑन द प्रेसिडेंट एंड ऑन द गवर्नर। गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं हो सकती टिल द टाइम दे रिमेन इन ऑफिस। जब ऑफिस में रहेंगे, जितना टाइम ऑफिस में रहेंगे, जितना टाइम वो प्रेसिडेंट रहेंगे, जितना टाइम वो गवर्नर रहेंगे अपने सूबों के, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, इम्यूनिटी है। ये बड़ा मशहूर वाकया है कि जब ये जो है हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हमारे डिक्टेटर थे हमारे मुल्क के, उनको अदालत ने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास आर्टिकल 248 पैराग्राफ 2 जो है वो अकॉर्डिंगली में इम्यूनिटी है। खैर सारा कुछ वो अदालत में बुला लिया गया, अदालत में वो गए, अदालत में पेश हुए, तो अदालत में जाके जो है वो जज साहब ने कहा उनको कि जी आप तो कहते हैं कि जनाब आपको इम्यूनिटी है। हजरत उमर भी पेश हुए थे अदालत के अंदर, उनको भी बुला लिया गया था अदालत के अंदर। तो बड़ा मशहूर जवाब दिया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने कि जी बात यह है कि मेरे पास 248 पैराग्राफ 2 है, उनके पास नहीं था, इसलिए वो अदालत में पेश हो गए। मेरे पास ये है, इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा, मेरे पास इम्यूनिटी है। तो खैर ये हमारे पास प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पास, आपके पास एक पावर एग्जिस्ट करती है जो हमारे पास 240 पैराग्राफ 2, ये इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, राइट, इक्वालिटी एंड जो आपके पास जो है राइट टू जस्टिस जो आपके पास बेसिकली एग्जिस्ट करता है सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपका जो इस्लामिक पॉलिटिकल जो जुडिशियल सिस्टम है वो इक्वालिटी की बात करता है और वो कहता है कि नहीं जी इक्वल होंगे सारे के सारे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पोस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन, यू आर नॉट अबव द लॉ, आप लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ के नीचे ही हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो हैं ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं एज जो है वो अबव द लॉ, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं हम। सो दीज आर द टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 248 पैराग्राफ 2 और ये एग्जिस्ट करते हैं। खैर मैं दो चीजें जो हैं आप लोगों को आज भिजवाऊंगा आप लोगों के लिए ऐसे, ठीक है। दो चीजें आपको मैं बताऊंगा, गौर से सुन लीजिएगा। अभी आपको मैं मैडम को वो भिजवा दूंगा, वो चीजें दो आपको फॉरवर्ड कर देंगी। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल मसला चल रहा है कि ये असल में ये नागोर्नो काराबाख का डिस्प्यूट है क्या आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान। तो व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू कंट्रीज, तो उसके ऊपर जो है कुछ चीज लिखी हुई है, तो वो मैं आपको भेजूंगा, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें से कुछ चीजें मैंने उसमें लिखी हैं ताकि तरह स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। सादी जुबान है, इतनी ज्यादा मुश्किल जुबान नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो असल डिस्प्यूट है क्या बिटवीन पाकिस्तान, बिटवीन सॉरी आर्मीनिया और अजरबैजान। नागोर्नो काराबाख का डिस्प्यूट है जी ये, और हम ऑब्वियसली इसराइल के साथ साथ हम आर्मीनिया को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। इंपॉर्टेंट है या नहीं है उसको छोड़ दीजिए, पढ़ना जरूरी है कि पढ़ लीजिए कि ये डिस्प्यूट है क्या, आपको पता कोई नहीं, पूछ लें आपसे, हमें तो पता भी कोई नहीं। तो इतना हमने कौन सा उसके ऊपर कोई फॉर एग्जांपल कोई डिटेल, इतना हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या हो, इसके ऊपर स्टांस क्या क्या है दोनों कंट्रीज का, वो पढ़ लीजिए। आपके लिए वो काम जो है वो आसान हो जाएगा और वो आपने जो है वो पढ़ लेना है। और दूसरा एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, खासतौर पे ये जो हम आजकल हमारा ये मुल्क में मसला चल रहा है ना, ये जो हमारे मुल्क में ये जो इस्लामाबाद सॉरी ये जो मोटरवे इंसिडेंट हुआ था, वो खातून के साथ जाती हुई, इसके बाद बहुत से लोगों ने जो है एक बात करनी शुरू कर दी कि शायद इस्लामिक प्रोविजंस के अंदर रेप केसेस में खातून को 4 गवाह
की जरूरत पड़ती है कि वो 4 गवाह लेकर आए और ये सारी की सारी बातें मन घड़त बातें। किसी जगह कुरान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, हदीस में किसी जगह बात नहीं लिखी हुई। ये जितना मैंने पढ़ा हदीस को, जितना मैंने पढ़ा कुरान को, किसी जगह पर बात नहीं लिखी हुई। अगर एक मर्द किसी चैस्ट खातून पर, किसी एक जो है वो खातून पर इल्जाम लगाता है कि ये खातून अडल्ट्री में इन्वॉल्व थी, ये उस मर्द ने 4 गवाह लेकर जाने होते हैं साबित करने के लिए कि ये औरत जो है ये अडल्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थी। औरत ने 4 गवाह नहीं लेकर आने होते कि जनाब वो जी ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। ऐसी अजीब अजीब मन घड़त सी बातें जो है हमारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं कि जिसके अंदर जनाब हमें चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी एक और बात, कुरान उठाकर देख लीजिए, आप हदीस उठाकर देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कहां पर लिखा हुआ है कि इस्लामिक प्रोविजंस के अंदर औरत की गवाही हाफ है। मुझे बता दीजिए कहां लिखा हुआ औरत की गवाही हाफ है। सिर्फ एक कंडीशन है, सूरह बकरा के अंदर लिखा हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वो फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर बात की गई है। और फाइनेंशियल मैटर्स की जो बात की गई है वो क्यों की गई है उसकी लॉजिक भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। वो एक मसला है कि सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स अगर हो तो वहां पर औरत के दो औरत को गवाह कर लिया जाए, ये लिखा हुआ, 2 औरतों को गवाह कर लो, ये लिखा हुआ है। किसी जगह पे इस्लामिक प्रोविजंस में नहीं लिखा हुआ कि औरत की गवाही हाफ है। और भाई इस्लामिक प्रोविजंस में तो आपके पास जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर फैसले हुए हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे, कि सर्कमस्टांसेस के ऊपर एविडेंस पे फैसला हो गया हुआ है। औरत की गवाही, औरत, यहां भी इस्लामिक प्रोविजंस में लिखा गया है कि अगर अदालत में खड़े होकर एक मर्द एक औरत पर इल्जाम लगाता है कि इसने अडल्ट्री की है, वो 4 गवाह भी ले आए अपने साथ साबित करने के लिए कि औरत ने ये किया है, और औरत अदालत में खड़े होकर ऑन ओथ कह दे कि मैंने ये नहीं किया, और भी गवाही को ऊपर तस्लीम किया जाए। यार कैसी बातें हैं। मुझे यकीन करें चीजों के बारे में कभी कभार समझ नहीं आती कि ऐसी ऐसी बातें हमारे सिस्टम के अंदर फैली हुई हैं, क्योंकि हमने खुद पढ़ा ही नहीं, कभी कुरान को खोल के ही नहीं देखा कि भाई कुरान को तो खोल के देखें कि उसमें कहां लिखा हुआ है कि सारी की सारी चीजें। और ये चीज भी आपको, मैं एक आर्टिकल मैंने इसके ऊपर लिखा है कि डू women नीड 4 विटनेसेस टू जस्टिफाई द रेप केसेस इन इस्लाम, वो भी मैं आपको आर्टिकल भेजूंगा, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चीजें जो हैं वो किस तरह की ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसके बारे में हमारे लोग बात नहीं करते। हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें सिस्टम के अंदर फैली हुई हैं, द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर आइडिया। मतलब एक वो दीन जो औरत को सबसे ज्यादा राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो इनहेरिटेंस में से राइट्स प्रोवाइड करता है, वो हर जगह पे राइट प्रोवाइड करता है, वो कह रहा होगा कि जनाब हाँ ऐसा करो कि तुम 4 गवाह ले आओ, ये सारे के सारे मसले, खुदा का खौफ करें। ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीजें, हम खुद नहीं पढ़ते चीजों को अंडरस्टैंड करते, तो ये हमारे पास चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके अंदर मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड करूंगा, तो वो मैं आपको पढ़ लीजिएगा उनको, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा जी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है कि सर्कमस्टांसेस कुछ बता रहे होते हैं ऐसा कि ये चीज ऐसी नहीं, गवाह कोई मौजूद नहीं है, सर्कमस्टांसेस हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज इसकी तरफ टिल्ट है। फॉर एग्जांपल एक केस ऐसा आया था कि जिसके अंदर एक ओवरऑल मैं बता देता हूं, जानवर जो होते हैं ना, जानवर जो होते हैं ना, वो अपने मालिक के साथ थोड़े टिल्ट हो जाते हैं। जानवरों का उन्स होता है अपने मालिक के साथ, मतलब कुत्ता है, बिल्ली है, या कोई जानवर है आपके पास, वो मालिक के साथ उन्स होता है उसका, वो उसकी तरफ जाता है, कुत्ता उसकी तरफ जाता है, या बिल्ली या कोई भी और जानवर एग्जिस्ट करता है। अजान हो जाए मैं बात नहीं। एविडेंस जो है बेसिकली क्या कि मैंने आपको बताया, आखिरी बस बात कंप्लीट करें क्योंकि अजान होगी, जुमे का टाइम भी। तो जो मैं आपको बता रहा था, जो जानवर होते हैं उनका उन्स हो जाता है जरा अपने मालिक के साथ, वो उनके साथ जो है वो उनका एक बॉन्ड बन जाता है, वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, वो बन जाता है उनका जो है बॉन्ड बन जाता है। तो इसी तरह केस आया था एक दफा कि जिसके अंदर एक गाय थी, उसके ऊपर जो है फैसला होना था कि वो गाय जो है वो किसकी है। तो एक मालिक, एक बंदा कहता है ये गाय मेरी है, दूसरा मालिक कहता है ये गाय मेरी है, ना उसके पास वो गवाह है कि ये गाय मेरी है, ना उसके पास वो गवाह है कि गाय मेरी है। तो उसके ऊपर फिर जो है वो काजी ने ये फैसला इस तरह किया था, उन्होंने कहा था कि जनाब इनके आप आगे जो है वो, एक बंदे को कहा कि आप दोनों बंदों का इकट्ठे आप चारा डालो उसको, एक को उसने कहा आप इधर चारा डालो, दूसरे को कहा कि आप इधर चारा डालो। तो जाहिर बात है जानवर होता है, वो जो मर्जी जानवर हो उसका उन्स अपने मालिक के साथ होता है। तो वो फिर एक, वो जो जानवर था वो फिर उस एक बंदे की तरफ मूव किया और उसके साथ उसका एक बॉन्ड फील हो रहा था उसके साथ कि इसके साथ का बॉन्ड बड़ा अच्छा बना हुआ है इसके साथ बॉन्ड, और उसने उधर से चारा खाना शुरू कर दिया। तो फिर काजी ने फैसला किया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि ये जो गाय है ये बेसिकली इस बंदे की, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये।
तो ऐसे भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेतहाजा फैसले आए हुए हैं, और वो हम इस पे कहें कि जनाब आप ये तो एग्जिस्ट नहीं करता सिस्टम के अंदर, ये सारी की सारी चीजें हमारी असल में रीडिंग की कमी है, थोड़ी सी रीडिंग की कमी होने की वजह से जो है वो एग्जिस्ट करता है। वो जो रेफरेंस आपको मैं दे रहा था ना कि एक चास्ट खातून पर कोई इल्जाम लगाए, मैं आपको सूरत के रेफरेंस जो मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद रैप अप करूंगा, आपको मैं भेजूंगा वो रेफरेंस में, आर्टिकल पूरा है उसके अंदर लिखा हुआ, तो आपको मैं दूंगा, वो पढ़िएगा उसको। सूरह नूर की आयत है, जो है वो आयत नंबर जो है आपके पास 5 उसका रेफरेंस है, 24:5 उसका रेफरेंस नोट कर लीजिए। सूरह नूर, अन-नूर 24:5 रेफरेंस है। कुरान मजीद में लिखा जाता है कि एंड दोज हु calumniate chaste woman but brings not 4 witnesses, flog them 80 stripes and do not admit their evidence ever after। ये 4 विटनेसेस की बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक चास्ट खातून पर अडल्ट्री का इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये इन्वॉल्व है, और उसके अंदर अगर वो 4 गवाह नहीं लेकर आ सकते, राइट, तो फिर उनकी दोबारा कभी उनकी जो है वो गवाही जो है तस्लीम नहीं की जाएगी इस्लामिक सिस्टम के अंदर। और यहां पे आगे भी लिखा गया तफसीर के अंदर कि अगर अदालती सिस्टम के अंदर खड़े होके वो 4 गवाह भी ले आए और औरत खड़े होके ये कह दे कि मैं ऑन ओथ कह दे कि नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, तो औरत की गवाही को ऊपर रखा जाएगा। इस तरह की बड़ी बातें हैं जिसको अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये दोनों आर्टिकल्स भी भेजूंगा पढ़ने के लिए, और आप जो है वो इसको पढ़िएगा भी, अंडरस्टैंड भी कीजिएगा, क्योंकि कहने का मकसद है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे सिस्टम ने थोड़ा सा जो है ना वो खराब कर दिया हुआ है। हम शायद हमारी रीडिंग की कमी है, या आई डोंट नो, हम पढ़ना नहीं चाहते, या हम समझना नहीं चाहते, या हम जानबूझकर डिनाइल के कॉन्सेप्ट में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम ऑथेंटिसिटी ऑफ द आर्गुमेंट्स को चेक नहीं करते। अब कुरान सुन्ना खोलकर देख लीजिए भाई, मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैंने ना पूरा पढ़ा हो, मुझे बता दीजिए कहां लिखा हुआ है कि ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये औरत की गवाही। वो 2 चीजें सिर्फ आपको मैंने बताया, 2 एक कंडीशन में लिखा हुआ है। सूरह बकरा की आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप जो है वो, उसमें लिखा हुआ है कि जब फाइनेंशियल मैटर्स करो तो लिख लिया करो, या देखें ना कंडीशन देखें। अब आप सिचुएशन को देखते हैं तो आपको सूरत हाल भी देखनी पड़ती है कि किस दौर के अंदर ये आयत आई है, किस दौर में। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। अरब दौर के अंदर जो दूध होता था, वो अरब दौर के अंदर बहुत बड़ी नेमत तस्लीम की जाती थी। दूध कि जी आपके पास जो मिल्क है, बहुत बड़ी नेमत तस्लीम की जाती थी अरब वर्ल्ड के अंदर। इसीलिए उस दौर के अंदर जब जन्नत पे बात की गई और कहा गया कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी, ये उन लोगों को अकल देने के लिए कि भाई वो कहेंगे अच्छा, आज के दौर की अगर आप बात करें को यार ठीक है, दूध की नहरें हमने क्या करनी, क्योंकि हमारे पास वो अबंडेंस है एक चीज के बारे में। तो सूरत हाल देखनी पड़ती है कि आपके बारे में, मजहब आपके बारे में किस सिचुएशन के अंदर क्या बात कर रहा है, तो उनको समझाने के लिए कि भाईजान इतना कुछ होगा वहां पर, राइट। तो ये कंडीशन होती है। इसीलिए फिर उस दौर में, जिस दौर के अंदर ये आयत जो है नाजिल होती है, उस दौर के अंदर मेजॉरिटी खवातीन घरों में रहा करती थी। आप हजरत जो है खदीजा की बात करते हैं, बाकी सारे वो बहुत कम खातून ऐसी होती थी, खवातीन होती थी जो बाहर निकलती थी, तिजारत करती थी। लेकिन जो खवातीन मेजॉरिटी घरों में रहा करती थी, अंदर रहा करती थी, और मर्द बाहर निकला करते थे। और वो दौर ऐसा हुआ करता था कि जब वो जिंदा दरगोर करते थे औरतों को, यानी मर्द इतना सुपीरियर हुआ करता था कि वो औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। और फाइनेंशियल मैटर्स को अगर आप बात करें तो फाइनेंशियल मैटर्स, अगर आपको पता है फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में, भाई जमीन जायदाद के मसले और ये जो पैसों के मसले होते हैं, ये 1-2 सालों बाद नहीं होते, ये 10-10, 15-15, 20-20 सालों के बाद निकलते हैं जाके। और ये 20 साल पहले ये हुआ था और अब ये हो रहा है, 10-10, 20-20 साल के बाद निकलते हैं मसले जाके कहीं। तो उस दौर के अंदर ये बात की गई थी कि क्योंकि औरतें घरों के अंदर रहा करती हैं, अगर इस तरह के मसले हों तो इतने ज्यादा मर्दों में खड़े होकर जब उनको बयान देना पड़ेगा, वो सोसाइटी जिसमें औरत को पहले ही सप्रेस किया जाता है, वहां पर कहीं औरत डर ना जाए इतने मर्दों के दरमियान बयान देते हुए फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, क्योंकि पैसे के पीछे तो सारे के सारे पागल हुआ फिरते थे वहां पे अरब वाले। तो उसमें कहा गया था कि जनाब आप जो है वो इसके अंदर 2 औरतों को गवाह कर लो, इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें। तो वहां पर इस चीज के बारे में बात की गई थी। एक कंडीशन समझने की जरूरत होती है कि वहां कहा गया था कि आप 2 औरतों को गवाह कर लो, कि एक औरत परेशान ना हो जाए इतने मर्दों के दरमियान खड़े होकर गवाही देते हुए। वो मर्द जो उसको जिंदा दरगोर करने के पीछे है, आप उस मर्द को कहो कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो खा जाएगा उसको, वो तो मार देगा उसको।
तो उसकी हिफाजत के लिए उसको बात की गई कि हाँ भाई तुम ऐसा करो कि दो औरतों को गवाह कर लो, क्योंकि ये 10-20 साल के बाद के मसले होते हैं, वहां पर खड़े होकर फाइनेंशियल मैटर्स का एक मसला, सिर्फ एक चीज है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, वो भी तब कंडीशन इस तरह की थी, उसके बारे में कहा गया मुझे बता दीजिए कहां में लिखा हुआ है कुरान के अंदर इसके अलावा कोई बातें लिखी, हदीस में कहां लिखी हुई इसके अलावा बातें आपके पास। ये चीजें जो है एग्जिस्ट करती हैं, ये तो इस तरह की चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो ऐड करें। 345 नहीं है भाईजान, इतने तो आर्टिकल ही नहीं है हमारे 345 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे टोटल आर्टिकल 278 है यार। नानियाल क्या कर रहे थे, टोटल आर्टिकल 278 है, सिर्फ 45 की बात हो रही। जी 45 आपके पास आर्टिकल, ठीक हो गया जी। सो दीज आर द पॉइंट्स, मैं आपको भेजूंगा, पढ़िएगा इसको, फिर इसको हम फिर इस पे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी। ओके जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे